हेलो अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है। चलो, सेशन स्टार्ट करेंगे। चलो। जी जनाब, सबको आवाज़ आ रही होगी। बस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। और जैसा आपको पता है कि हमारी फर्स्ट टॉपिक हम डिलीवर करने जा रहे हैं। आज हम उसको डिलीवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक, अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले दो तीन बेसिक चीज़ें मैं आपको जो रिमाइंड कराता हूँ वो करा दूँ। एक तो ये आपको पता है हमारा सेशन रिकॉर्डेड होता है, हर सेशन हमारा रिकॉर्डिंग हो रही होती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट, अपना नाम व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दें स्टार्ट में, ताकि आप लोगों से सेशन की रिकॉर्डिंग हैंड आउट मटेरियल शेयर कर ली जाए क्लास के बाद। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि भी एडमिशन प्रोसेस में होते हैं, तो काफ़ी सारे लोगों का डिटेल जो होती है, कॉन्टैक्ट डिटेल, वो होती नहीं है। तो फिर उनको माइट बी पॉसिबल कि डेटा ना मिले, तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट, अपना नाम व्हाट्सएप नंबर चैट बॉक्स में टाइप करें। इनिशियली तकरीबन 3-4 क्लासेस में मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना नाम व्हाट्सएप नंबर जरूर चैट बॉक्स में टाइप किया करें, ताकि सबको उनकी रिकॉर्डिंग मिल जाए। ठीक है ना, फिर ये होता है कि किसी को मिस हो जाती है, किसी को नहीं मिलती। खैर, बहरहाल, सेकेंड और इम्पोर्टेंट चीज, जैसा आपको पता है कि आज भी हमारे पास कुछ डेमो पार्टिसिपेंट होंगे जो आज डेमो ले रहे होंगे क्लास में। तो तो उनको मैं बताता चलूँ, हम क्लास डिलीवर करेंगे, क्लास के बाद यानी हम अपनी क्लास डिलीवर करेंगे, अपना टॉपिक डिलीवर करेंगे। उसके बाद इंशाल्लाह एक ब्रीफ ओवरव्यू आपको दे दिया जाएगा कोर्स के हवाले से। बेसिकली डेमो, वैसे वाले जो फर्स्ट टाइम है उनको बता दूं, डेमो का मकसद ये होता है हमारा कि कोर्स के हवाले से आपको डिस्कशन की जाए कि कोर्स है क्या, कोर्स के अंदर क्या टॉपिक है, कोर्स में क्या क्या चीजें कवर होंगी, किन किन एरियाज पे हम बात करेंगे, किन किन चीजों को हम डिस्कस करेंगे ट्रेनिंग में। ठीक है ना, तो वो सारी चीजें इसके अंदर हम आपसे डेमो में बता देते हैं। ठीक है, ट्रेनर्स कौन कौन है, कोर्स क्या है, तो बाकी सारी चीजें रिलेटेड टू कोर्स वो आपसे डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, तो वो हम डेमो कहते हैं उसको। मगर अब जैसे हम ऑलरेडी डेमो दे चुके होते हैं, तो आज हम डायरेक्ट क्लास लेंगे। क्लास के बाद इंशाल्लाह जो जो 2-4 लोग ऐसे होंगे जिससे डेमो लेना आए होंगे, उनको हमें ओवरव्यू दे देंगे। ठीक है, तो जनाब, ड्यूरिंग द सेशन आपके माइक म्यूट रहते हैं। अगर किसी ने सवाल करना हो, चैट बॉक्स में सवाल कर सकता है, मैं उसको वहाँ जवाब दे दूंगा। अच्छा, हम बात कर रहे थे, आपको पता है कि कॉर्पोरेट स्किल का सेशन है। और कॉर्पोरेट स्किल सेशन के अंदर बेसिकली हम डिस्कस करते हैं एसएपी की लॉजिक, टेक्निक, कॉन्सेप्ट, एसएपी किस तरह एसएपी पे काम होता है। ठीक है ना, इसकी जो जितना मैकेनिज्म होता है, क्या किन किन मेथोडोलॉजीज पे एसएपी काम करता है, वो सब हम इस पे डिस्कशन करते हैं। ठीक है। अच्छा, खैर बहरहाल, हमने एसएपी का ओवरव्यू लेने के बाद हमने अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया, जिसका नाम आपको अकाउंट्स पेबल मॉड्यूल पे हमने डिस्कशन करना शुरू किया था। ठीक है ना, अकाउंट्स पेबल मॉड्यूल, जैसे मैंने आपसे बताया था कि अगर हम एफ आई सी ओ मॉड्यूल की बात करें, एफ आई सी ओ के अंदर यानी अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पहला लेते हैं, एफ आई लेते हैं। ठीक है ना, तो एफ आई के अंदर अगर हम बात करें तो वहाँ पर 5 सब मॉड्यूल थे। ठीक है, जनरल लेजर, रिसीवेबल, पेबल, बैंक और फिक्स एसेट, 5 सब सब मॉड्यूल थे। यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग एफ आई के अंदर मुख्तलिफ मॉड्यूल थे। इसमें जनरल लेजर था, रिसीवेबल था, पेबल था, बैंक था, फिक्स एसेट। ये 5 मॉड्यूल थे जिनके अंदर हम काम करते हैं। इन 5 मॉड्यूल पे हम एक एक करके बात करेंगे। जैसे आपको पता है, हमने स्टार्ट किया है पेबल से। पेबल को हमने स्टार्ट किया था, और हम बात कर रहे थे पेबल्स कितने किस्म के होते हैं। ठीक है ना, हम फर्स्ट आइडेंटिफाई किया था कि पेबल 3 किस्म के होते हैं, और तीनों इसलिए डिस्कशन कर रहे थे कि तीनों के यानी लाइबिलिटी का प्रोसीजर अलग है। यानी जैसे 3 किस्म का पेबल है, तो तीनों को रिकॉर्ड करने का हमारा जो क्राइटेरिया होता है वो अलग होता है। यानी तीनों अलग अलग तरीके से रिकॉर्ड होते हैं। अब उसके पीछे एक पूरा मैकेनिज्म होता है, पूरा एक सिस्टम होता है, उसको हमने अंडरस्टैंडिंग लेनी थी। तो उसमें कौन कौन से थे, 3 किस्म के पेबल थे। एक एक वो पेबल्स होता है जो स्टोर आइटम का हम जिसको रिकॉर्ड करते हैं। यानी वो पेबल स्टोर आइटम्स के लिए हम अगेंस्ट पेबल रिकॉर्ड कर रहे हैं। स्टोर आइटम में हमारे पास 2 कैटेगरी थी, एक इन्वेंट्री या रॉ मटेरियल,
और एक हमारे पास रॉ नॉन इन्वेंट्री आइटम, ठीक है, जिसमें स्टोर स्पेयर सप्लाईज वगैरह कोई ऐसी चीज जो कि स्टोर का पार्ट तो है मगर वो उसका ताल्लुक हमारी इन्वेंटरी से या आप हमारे फिनिश गुड से नहीं है, ठीक है ना। और एक वो आइटम थे जो हमारे नॉन नॉन स्टोर आइटम थे, यानी वो उनको हम स्टोर में स्टॉक नहीं करते, स्टोर में स्टॉक नहीं करते, हम उसको लाते हैं और कंज्यूम कर लेते हैं, हम लाते हैं और कंज्यूम कर लेते हैं, यानी बस वो कंज्यूम पर्पज के लिए होते तो है इस फिजिकल आइटम्स होते हैं, फिजिकली चीज होती है, मगर वो स्टॉक नहीं होती, जैसे किचन आइटम हो रहे हैं या ऑफिस सप्लाईज को है, कोई जैसे फिल्टर की बात हुई थी, हमारी इन सारी चीजों की बात हुई थी, तो वो सारे आए और इस्तेमाल रहते हैं। तो क्राइटेरिया जो लाइबिलिटी का वो मेथड जो प्रोसीजर वो मुख्तलिफ है इसके अंदर, ठीक है। इसी तरह स्टोर आइटम में भी मुख्तलिफ किस्म के, इसमें इन्वेंट्री और नॉन इन्वेंट्री आइटम भी डिस्कस करते हैं। और तीसरी चीज थी सर्विसेज। सर्विसेज के अंदर अगर आप बात करें तो वहाँ पर तीन किस्म के होते हैं, जिसमें यूटिलिटीज है, यानी मुख्तलिफ सर्विसेज के, जैसे यूटिलिटी पेमेंट है, सिक्योरिटी गार्ड की पेमेंट है, बिजली के बिल, गैस के बिल, पानी के बिल, ये सब हमारे सर्विसेज के बिल थे। ये एक मैंने कहा आपको एक क्विक रिव्यू कर देता हूँ पिछले सेशन के हवाले से, ताकि फिर हम फर्दर इसको डिस्कशन कर लें, ठीक है। तो ये तीन किस्म की लाइबिलिटी थी, इसके अंदर हमने फर्स्ट टॉपिक अब उठाना था। हमने कहा था कि हमने वो उन आइटम को देखना है जिनके हम लाइबिलिटी के ऊपर बात करेंगे, जिनका ताल्लुक हमारी इन्वेंट्री आइटम हो, जो हमारे बॉम्ब का पार्ट हो, ठीक है। बॉम्ब के हवाले से मैंने आपको बताया था बॉम्ब क्या होता है, बॉम्ब क्या होता है, तो ये मुझसे शेयर करेगा। बॉम्ब के हवाले से हमने डिस्कशन की थी, बॉम्ब से क्या मतलब है, जी जल्दी बताएं जनाब। आप लोग भी कंट्रीब्यूट करेंगे तो इससे ये फायदा होता है कि फिर हमें भी एक कॉन्फिडेंस होता है, और दूसरी चीज होती है हमें पता चलता है कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग किस हद तक होती है, ठीक है। एग्जैक्टली, बिल ऑफ मटेरियल, ठीक है। बिल ऑफ मटेरियल से हमारा मतलब ये था कि इंग्रेडिएंट, रेसिपी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना, क्वांटिटी यानी मटेरियल रिक्वायर्ड, इन्वेंटरी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ये फिनिश प्रोडक्ट, ठीक है ना। यानी वो मटेरियल रिक्वायर्ड है, जो आपको मटेरियल रिक्वायर्ड है, क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, आपको अगर कोई प्रोडक्ट बनानी है, वो आपका बिल ऑफ मटेरियल होता है, ठीक है ना। बिल ऑफ मटेरियल जैसे आपका, आपने हम एग्जांपल ले रहे थे, अगर आपने एक फ्रिज बनाना है, ठीक है, आपने एक फ्रिज बना रहे हैं, तो उस फ्रिज के अंदर जो भी चीज लगती है, उसके कंप्रेसर है, लाइट्स हैं, उसके अंदर जो कॉइल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, नॉन प्लास्टिक बॉडी हो, जो भी चीज हो, वो सब उसका रॉ मटेरियल होता है, ठीक है ना। आप एक फैन बना रहे हैं, फैन के अंदर कॉपर लग रहा है, जो इसकी जो स्टील लग रही है, और इसके अंदर कोई अगर प्लास्टिक पार्ट है, कैपेसिटर, ये जितनी भी चीजें, ये जितनी भी चीजें, ये सब इसकी बॉम्ब का पार्ट होता है। यानी कि अगर आप एक चेयर बना रहे हैं, प्लास्टिक की चेयर बना रहे हैं, तो उसके अंदर प्लास्टिक मटेरियल है, मोल्डेड प्लास्टिक मटेरियल जो भी यूज हो रहा है, अगर उसके अंदर कोई स्पीकर लग रहा है, कोई भी ऐसी चीज है, तो वो आप उसको बॉम्ब का पार्ट होता है, ठीक है ना। जब हमने एग्जाम्पल देखना शुरू की थी, हम कह रहे थे कि अगर हमने एक टी शर्ट बनानी है, हमें एक ऑर्डर है टी शर्ट, एक टी शर्ट बनाने के लिए हमें क्या क्या इन्वेंट्री चाहिए, तो हमें रॉ मटेरियल चाहिए, फैब्रिक, केमिकल चाहिए, स्टिकर चाहिए, लेबल चाहिए, थ्रेड चाहिए, हमें ये सब मटेरियल चाहिए, ठीक है। हमें ये सब मटेरियल चाहिए टू प्रोड्यूस वन टी शर्ट, एक या फॉर मेकिंग वन टी शर्ट हमें ये, फॉर मेकिंग वन टी शर्ट हमें ये क्वांटिटी चाहिए, ठीक है। बेस क्वांटिटी मतलब एक टी शर्ट को बनाने में क्या है, 2.2 मीटर, 0.05 kg केमिकल, और 2 नंबर्स के आपको स्टिकर चाहिए, लेबल्स आपको मैंने कहा एक चाहिए, और थ्रेड जो है आपका एक टी शर्ट में 15 थ्रेड इस्तेमाल होती है, ओ सॉरी, एक के अंदर 15 इस्तेमाल होती है, एक एक फिर फोन के अंदर 15 टी शर्ट स्टिचिंग होती है, तो एक के अंदर आपके 0.067 पीसेस थ्रेड के लगे। अब हमारे पास ऑर्डर आता है 1000 पीसेस का, 1000 टी शर्ट बनाने का, तो 1000 टी शर्ट बनाने के लिए हम एक प्रोडक्शन ऑर्डर बनाते हैं। प्रोडक्शन ऑर्डर जैसे बनता है, हमारे पास आ जाती है इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट, ठीक है, कि हमें ये इन्वेंट्री चाहिए, ये इन्वेंट्री चाहिए। स्टोर जो प्रोडक्शन टीम होती है, जैसे ही उसे पता चल जाता है कि उसे एक ऑर्डर बनाने के लिए कितनी इन्वेंट्री चाहिए, तो उसके बाद वो एक डॉक्यूमेंट बनाती है जिसको कहते हैं इन्वेंट्री ट्रांसफर रिक्वेस्ट, इन्वेंट्री ट्रांसफर रिक्वेस्ट या मटेरियल रिक्वेस्ट, ठीक है। मटेरियल रिक्वेस्ट, मटेरियल एक्विजिशन, इन्वेंट्री ट्रांसफर रिक्वेस्ट, ये तीन डॉक्यूमेंट हो जाते हैं आपका बॉम्ब प्रोडक्शन ऑर्डर, मटेरियल एक्विजिशन, ये इन्वेंट्री ट्रांसफर रिक्वेस्ट, ठीक है।
तो ये तीन किस्म के आपके डॉक्यूमेंट है जो हमें बनाने पड़ते हैं, ठीक है। अब ये जैसे मटेरियल एक्विजिशन, ये इन्वेंटरी ट्रांसफर रिक्वेस्ट जनरेट हुआ, या जो सप्लाई चेन टीम है, ये इनको पता चलता है कि भाई ये रिक्वायरमेंट है इस महीने की, ठीक है। अब हर कंपनी का अपना अपना प्रोसीजर होता है। जो भी प्रोसीजर कंपनी अडॉप्ट कर रही है, या तो ये मटेरियल एक्विजिशन ऑटो जनरेट करते हैं, आपको देखते हैं कि स्टोर में मटेरियल अवेलेबल है नहीं है। अगर इन्वेंट्री मौजूद नहीं है, तो आपकी जो परचेज टीम होती है, एक सेकंड में दीजिए, एक मिनट दीजिएगा, मैं जरा एक डॉक्यूमेंट खोलूं। अच्छा, ये अब आपका बनता है परचेज एक्विजिशन, ठीक है। आपके जो डॉक्यूमेंट बन गया जिसका नाम है परचेज एक्विजिशन, देखिए। ये परचेज एक्विजिशन बेसिकली आपका यानी परचेज डिपार्टमेंट का पहला डॉक्यूमेंट होता है, जहां से आपकी परचेजिंग का प्रोसेस शुरू होता है। बेसिकली हमें यहाँ से, यानी हम कहते हैं कि परचेज का प्रोसेस शुरू होता है। ओके ओके, सॉरी सॉरी। नहीं, स्क्रीन तो मैंने शेयर की हुई है। इमरान साहब, आप अगर मोबाइल पे हैं तो स्लाइडली, चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं दोबारा से रीशेयर करता हूँ। नजर आ रही है अब स्क्रीन? कंफर्म करिएगा, कंफर्म करिएगा, स्क्रीन आ रही है? ओके ओके, नो प्रॉब्लम, बाद हवा हो जाता है, ठीक है। ठीक है, आप क्लियर हो गए? ओके ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक। अच्छा, हाँ, बेहतर वैसे मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, जो लोग यानी सेशन ले रहे हैं, कि कोशिश किया करें सेशन लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर पे लिया करें। मोबाइल से ज्यादा इसमें कन्वीनियंट रहता है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें आपसे शेयर भी करूंगा ऑन द स्पॉट, तो वो भी आपको मोबाइल पे नहीं मिलती बार बार, ठीक है। तो अच्छी चीज यही है कि आप लोग लैपटॉप या कंप्यूटर पे सेशन लिया करें, खैर भारत। देखिए, अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तो परचेज का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो परचेज एक्विजिशन है। ऑल दो परचेज एक्विजिशन एक रिक्वेस्ट होती है, अभी हर कंपनी की अपनी अपना क्राइटेरिया होता है। कुछ कुछ कंपनीज के अंदर ये स्टोर बनाता है, कुछ कंपनीज के अंदर परचेज एक्विजिशन के लिए एक अलग डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। और कुछ कंपनीज के अंदर परचेज डिपार्टमेंट वाले इसकी रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं, फिर वो उसका उन्हीं का दूसरा डिपार्टमेंट परचेज करता है, ठीक है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये एक स्टोर, अगर मुझसे पूछे तो एक आप स्टोर रिक्वेस्ट अगर देता है जिस कंपनीज के अंदर, किसी कंपनी, असल में देखिए, हर कंपनी की अपनी अप्रोच होती है। कुछ कंपनीज के अंदर ऑर्डर होता है, आपने बनाने के लिए आपने ऑर्डर जनरेट करना होता है, ठीक है ना। यानी आपने एक ऑर्डर देना होता है, इतना बनाओ। तो वो मर्चेंडाइजर टाइप के लोग होते हैं, यानी मर्चेंडाइजर होते हैं, या मटेरियल मैनेजमेंट के लोग होते हैं, जो उसको एक ऑर्डर जनरेट करते हैं कि हमें ये परचेज करना है, ठीक है ना। कुछ किसी कंपनी के अंदर स्टोर क्या करता है, अपनी इन्वेंट्री को देखता है कि इन्वेंट्री नीचे कैसे जा रही है, अपने स्टॉक लेवल से नीचे चले गई, तो वो परचेज की रिक्वेस्ट देते हैं। तो ये अब कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, जिस तरह उस पर कंट्रोल है, ठीक है। अब ये पहला डॉक्यूमेंट बनता है, जिसका नाम है हमारा परचेज एक्विजिशन। परचेज एक्विजिशन के अंदर, नहीं, यस, मटेरियल एक्विजिशन बेसिकली, सलीम साहब, मटेरियल एक्विजिशन इट कुड बी बिटवीन टू डिपार्टमेंट, लाइक प्रोडक्शन वाला स्टोर को कहेगा कि मुझे मटेरियल, वो रिक्वेस्ट देगा कि आप मुझे मटेरियल को इशू करो, ठीक है। यानी मैं प्रोडक्शन हूँ, सलीम साहब आप स्टोर है, मैं आपके नाम पे
एक रिक्वेस्ट दूंगा कि मुझे आप सलीम साहब मटेरियल इशू करें, मुझे टी शर्ट बनानी है 2000, उसके लिए मैं मटेरियल एक्विजिशन दूंगा। और इसको एक और डॉक्यूमेंट कहते हैं, इन्वेंट्री ट्रांसफर रिक्वेस्ट भी कहते हैं। इन्वेंट्री ट्रांसफर रिक्वेस्ट भी कहते हैं। अब ये डिपेंड करता है कंपनी में क्या नाम रखना है इनका। ठीक है, अच्छा। अब यानी मैं प्रोडक्शन हूँ, सलीम साहब आप स्टोर है, तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की मुझे मटेरियल इशू करें। ठीक है, आपने देखा आपके पास मटेरियल नहीं है। ठीक है, आपने देखा आपके पास मटेरियल अवेलेबल नहीं है। आपने क्या किया, उसकी उसको कहा ये तो परचेज करना पड़ेगा। नुमान साहब परचेज टीम में बैठे हुए हैं, नुमान अली खान साहब परचेज टीम में बैठे हैं। तो सलीम साहब ने परचेज एक्विजिशन बनाई नुमान साहब के नाम पे कि भाई ये मटेरियल आप परचेज करके दो। बात समझे? तो इस साइकिल से ये चलता है। अब इसमें नुमान हो, शब्बीर हो, बशीर हो, कोई भी हो सकता है। नहीं, डिपार्टमेंट में कोई भी हो सकता है, कंपनी का अपना एसओपी होता है। वैसे देखा जाए तो फिर आप ये समझे 80-70% कंपनी में यही साइकिल होती है जो मैंने बताई। ठीक है, कि प्रोडक्शन स्टोर को देगी, स्टोर परचेज को देगी। ठीक है, कुछ कंपनी के अंदर एक और रोल होता है जिसके अंदर मर्चेंडाइजर का रोल होता है। ठीक है, वो मर्चेंडाइजर रिक्वेस्ट करता है कि भाई मुझे मटेरियल अरेंज करके दो, तो परचेज टीम उसको अरेंज करके देती है। हाँ, स्टॉक परचेज रिक्वेस्ट भी हो सकता है, बिल्कुल नो प्रॉब्लम। इन्वेंट्री परचेज रिक्वेस्ट भी हो सकता है। देखिए, कॉन्सेप्ट के पीछे जाना है आपने, नाम से मैटर नहीं करता। आप चाहें अभी आपका नाम तो नहीं है, लिखा हुआ नहीं आ रहा, मगर आप चाहें तो आपकी कंपनी, मतलब आप एक कंपनी में काम करते हो, उस कंपनी का नाम है एबीसी। ठीक है, आप अपने डॉक्यूमेंट का नाम ये भी देख सकते हैं, एबीसी परचेज रिक्वेस्ट रख दे, कोई मसला नहीं। यानी आपने जो नाम कहना है कहना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। असल चीज है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है? इंस्ट्रक्शन टू पे या रिक्वेस्ट टू, सॉरी, इंस्ट्रक्शन टू परचेज या रिक्वेस्ट टू परचेज। जी अब्दुल कादिर से, ठीक है। रिक्वेस्ट टू परचेज और वहां पे क्या, रिक्वेस्ट टू इशू, रिक्वेस्ट टू ट्रांसफर। ठीक है, दो फर्क है। रिक्वेस्ट टू ट्रांसफर, रिक्वेस्ट टू इशू एक ही चीज है, और एक है रिक्वेस्ट टू परचेज। ये है कहानी। अच्छा, अब यहाँ पे आपका रिक्वेजिशन आइटम, जो आपने रिक्वेस्ट आइटम किया वो आएगा। देखो, अच्छा अभी तो मैं जो है वो इसमें वो डाल रहा हूँ, क्या कहते हैं, टाइप कर रहा हूँ। वैसे इसमें टाइप करने की जरूरत नहीं होती, आपको पता होता है। आप इसे परसेंटेज के साइन ला के भी सर्च कर सकते हैं आइटम। यहाँ पे आप, ठीक है, आप ऐसे परसेंटेज परसेंटेज साइन डालेंगे तब भी आ जाएगा। मेरा क्योंकि रिकॉर्ड नहीं होता, क्योंकि मैं इतना यूज नहीं करता, तो इसलिए मेरा रिकॉर्ड नहीं होता। बहरहाल अभी मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ एबीसी। यहाँ पे आपने शॉर्ट टेक्स्ट लिख दिया। सर यहाँ पे आपने 1000 क्वांटिटी आ गया। यहाँ पे यूनिट, ये यूनिट है बेसिकली, यूनिट का मतलब यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अच्छा, ये आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट। इसमें आपने केजी डाल दिया। यहाँ पे आपने डिलीवरी डेट डाल दी। सर ये एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट होती है, आपने यहाँ पे डालनी होती है, वो आप डाल सकते हैं। सर ये कैटेगरी है, डेट ये दी। अच्छा, जरूरी नहीं है। अब जिस कंपनी के अंदर जो फील्ड की जरूरत है, जैसे डिलीवरी डेट कैटेगरी, अब इसमें कैटेगरी की जरूरत नहीं है। अभी कैटेगरी क्या है कि मुख्तलिफ इसको फील्ड को हम यूज कर सकते हैं। तो ये वो होती है, ठीक है, मुख्तलिफ फील्ड होती है हमारे पास, तो हम उसको यूज कर सकते हैं। ये मटेरियल ग्रुप आपने ग्रुपिंग की हुई है। प्लांट प्लांट की एक इंपॉर्टेंस होती है कि एक एक कंपनी में मल्टीपल प्लांट होते हैं।
प्लांट ए, प्लांट बी, प्लांट सी, प्लांट डी, वहां पे आपने लोकेशन, जैसे कराची में अगर कोई फैक्ट्री है तो KHI 1 आपने प्लांट का नाम दिया हुआ है, ठीक है। आप किसी की KHI 2 दूसरी जगह होगी, KHI 2 तो वो हो सकता है, ठीक है। उसके अंदर मेन वेयर हाउस है आपका, आपने इसको मेन वेयर हाउस कर दिया, ठीक है। रिक्वेजिशन बाय, अगर कोई ट्रैकिंग कोड आप डालना चाहते हैं तो वो आप डाल सकते हैं। लोग इसमें क्या कहते हैं, बार कोड वगैरह भी यूज करते हैं, तो वो भी आप इधर यूज कर सकते हैं। देखिए, ये एक रिक्वेस्ट है, ये एक मैनुअल रिक्वेस्ट जनरेट की जा रही है, ये ऑटो रिक्वेस्ट भी होती है। यानी वहां पे प्रोडक्शन ऑर्डर बना, आप उसी से चाहे तो एक MRP रन करके भी ऑटो रिक्वेस्ट जनरेट करवा सकते हैं। मगर जाती है वो एक पूरा एक प्रोसेस है, काफी लेंदी प्रोसेस है, तो मैं भी वहां पे नहीं जा सकता। देखें, ये आपने सारी चीजें यहाँ से भी कॉल आउट कर सकते हैं। ऑटो ऑटो PO के दूसरे मामला हैं, वो भी मैं आपसे शेयर कर लूंगा। PO के भी दूसरे मामला हैं जिसमें ऑटो PO भी होता है, और वैसे आप मैनुअल PO का भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है। यानी हर चीज आपके पास अवेलेबल होती है, ये आपके ऊपर होती है, आपने कौन सा। अगर आप कहते हैं कि आपने एक फिक्स किया हुआ वेंडर कि इसी से परचेज होना, रेट भी तय है, हर चीज लॉक है, तो वो ऑटो PO जनरेट करवाने की आप यहाँ पे फीचर अवेलेबल होता है, आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। लॉजिक यही है कि आपने एक रिक्वेस्ट देनी है, इसका नाम है मटेरियल परचेज रिक्वेजिशन। परचेज रिक्वेजिशन के पीछे जाहिर सी बात है, अगेन आपका मकसद ये है कि आप रिक्वेस्ट दे रहे हैं कि मटेरियल को परचेज किया जाए, ठीक है। आप मटेरियल को परचेज करने के लिए एक रिक्वेस्ट दे रहे हैं परचेज डिपार्टमेंट को, ठीक है। परचेज डिपार्टमेंट उसको देखते हुए क्या करेगा, मटेरियल को परचेज करने के पीछे जाएगा। अच्छा जनाब। अच्छा, जब आपकी रेक्विजिशन बन गई, तो ये रेक्विजिशन जो होती है, ये आपकी जो रेक्विजिशन होती है, ये जाती है परचेज, ये रेक्विजिशन जो है आपकी जाती है परचेज के बाद। अच्छा, जैसे मुसफ़िर हुसैन साहब भी कह रहे हैं, जो मॉडर्न सप्लाई चेन कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर जो परचेस टीम होती है वो ऑलरेडी स्पेशली रिकमेंड किया जाता है आज के दौर में। जो रॉ मटेरियल आइटम है ना, जो इन्वेंट्री आइटम है, उसकी आपने पहले से एग्री रेट, प्राइस, वेंडर लॉक करके रखे हुए। आपके पास एक परमानेंट वेंडर, उसका मटेरियल की क्वालिटी, ये सारी चीजें पहले से आपने लॉक की हुई हो। पहले किसी जमाने में जो लफ्ज यूज किया जाता था, अभी भी हो सकता है होता हो, मगर आजकल इतना रिकमेंड नहीं किया जाता कि इन्वेंट्री के लिए आप ये प्रोसेस करें कि आप पहले कोटेशन लें, प्राइस लें, फिर जाके आप PO बनाएं। अब ये इन्वेंट्री आइटम के लिए सजेस्ट नहीं किया जाता है। आज जो मॉडर्न सप्लाई चेन का कॉन्सेप्ट है, वो ये कहता है कि भाई, आपको जब ऑर्डर मिल रहा है ना, और आपने अपने कस्टमर को ऑर्डर कंफर्म कर दिया, तो अब आपने अपना वेंडर पहले से ही लॉक किया हुआ होना चाहिए। तो अगर अब आप वेंडर को ढूंढने जाएंगे और आपके प्राइस मैच नहीं हुए, तो आपकी कॉस्टिंग आउट हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप अपना वेंडर जो है वो पहले से फाइनल करके रखें। अगर ना करें तो आपके पास SAP कोटेशन का ऑप्शन भी देता है, आप 3 कोटेशन भी ले लें, वो भी आप डाल सकते हैं, मना नहीं है, यानी ऑप्शन अवेलेबल है। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, कोटेशन आपको तीनों मिल जाएंगे, ठीक है। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन के अंदर आप अगर इसको क्रिएट करते हैं, तो ये परचेज एक्विजिशन जो है वो यहाँ पे पूरी आ जाए, कॉल हो जाती है, ठीक है। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन के अंदर आप पूरी परचेज रिक्वेजिशन आ जाती है, वो आप ईमेल कर दें जैसे कर दें, और जब कोटेशन आएगी तो वो आप कोटेशन यहाँ पे डालेंगे, और ये आपको प्राइस कंपैरिजन भी बना के दे देगा, ठीक है ना। ये पूरा इसके अंदर हर चीज देगा, अगर आप देखें तो आपके फीचर अवेलेबल। अच्छा, एक चीज मैंने बताना भूल गया, सॉरी, मैं भूल जाऊंगा, इससे आपको बता दूं कि आपकी जो फर्स्ट SAP की क्लास है, यानी ये तो SAP की कॉर्पोरेट स्किल क्लास हो रही है, जो SAP की फर्स्ट क्लास है वो संडे को 3 बजे होगी, ठीक है। यानी जो SAP के ट्रेनर लेंगे, जो SAP के ट्रेनर है हमारे नुमान हुसैन साहब, वो आपकी जो क्लास है वो लेंगे संडे वाले दिन 3 बजे, ठीक है। जो आप लोगों का बैच की क्लास है, आप संडे को 3 बजे, ठीक है, इस कमिंग संडे को, ठीक है, यानी कि 27 अक्टूबर को, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। यानी ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसको परफॉर्म करके दिखाएंगे इंशाल्लाह संडे वाले दिन 3 बजे, ठीक है। अच्छा, तो जैसे ही ये, आपका वो बनता है,
परचेज रेक्विजिशन। अगला जो डॉक्यूमेंट बनता है वो आपका बनता है परचेज ऑर्डर। ठीक है, ये आपका बेसिकली परचेज ऑर्डर यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, अब मुख्तलिफ किस्म के परचेज ऑर्डर होते हैं यहाँ पे आपके। ठीक है, और आप ये एक परचेज ऑर्डर, अच्छा अब देखें स्क्रीन तकरीबन एक जैसी होंगी सारी। ठीक है, स्क्रीन का साइज एक ही होगा। परचेज परचेज ऑर्डर के अंदर आपने यहाँ पे पहले तो वेंडर कॉल कर लेना है आपने। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपका वेंडर कॉल होगा। ये कैटेगरीज होती है, आपने अगर परचेज ऑर्डर के मुख्तलिफ टाइप अगर आपने ओपन करना है तो वो आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है, यानी आपने जितने भी परचेज ऑर्डर ओपन कर सकते हैं कैटेगरी, आप वो कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये मैंने सप्लायर डाल दिया। डेट, एसएपी के अंदर डेट जो है वो डॉट फॉर्म में लिखी आती थी, 23/10/2024। ये एसएपी के अंदर डेट का फॉर्मेट इस तरह सेट किया गया है। ठीक है, वो अगर आपको जो स्लैश वाली या कोई डेट चाहिए थी वो रिपोर्ट पे आ सकती है, मगर जो एसएपी का अपना फीचर है उसके अंदर आपको रिपोर्ट हमेशा डेट जो है इस अपने इस फॉर्मेट में मिलेगी। 23/10/2024, ये एक बड़ा मुझे फीचर इतना पसंद नहीं आता। बड़ा खतरनाक फीचर है, क्योंकि हर जगह हर रिपोर्ट के अंदर ये रिपोर्ट इसमें नुकसान ये होता है कि फिल्टर नहीं लगते। ठीक है ना, फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। अच्छा, ये अब आपने वही अगेन जो आपने क्वांटिटी परचेज की हो। आप कहते हैं आपको 29/10/2024 को चाहिए। अच्छा, ये तो यहाँ पे ऐड हो रहा है ना डेटा, अगर आप चाहें तो इसको इंडिविजुअल लेवल पे भी डाल सकते हैं। यहाँ पे भी आप यहाँ पे ये आइटम डाल सकते हैं, यानी आप यहाँ पे भी सारा आइटम का डेटा डाल सकते हैं। क्वांटिटी यहाँ पे आ गई आपकी। ठीक है, अब इसमें आपको बहुत सारे फीचर मिल जाएंगे। हाँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ फरहान साहब, मैंने आपको बताया है कि मैंने आपको इसलिए आपको कोट किया कि ये सारी चीजें ना आपको एसएपी के ट्रेनर परफॉर्म करके दिखाएंगे। ठीक है, वो इंशाल्लाह संडे वाले दिन वो बताएंगे। मैं तो आपको एक उसका फ्लो बता रहा हूँ डॉक्यूमेंट का, तो एसएपी के ट्रेनर इसी को लाइव परफॉर्म करके दिखा देंगे। ठीक है, क्योंकि फिर उसमें हम वहीं पे रुके रहेंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे, तो हमें ये सारी चीजें कंप्लीट करनी ताकि वो एसएपी क्लास स्टार्ट कर सके ना संडे को। अच्छा, ये आपकी आ गई पीओ क्वांटिटी। ठीक है, अब ये देखिए इसके अंदर आपने डेटा यहाँ पे भी डालना शुरू किया। ठीक है, यहाँ पे जो आप डेटा डाल रहे थे यहाँ पे सिंपल एक रॉ रॉ के अंदर डेटा चल रहा था, मगर यहाँ पे अगर आप आए तो आपको एक डिटेल फीचर मिल गया, यानी आप पीओ क्वांटिटी है, नेट वेट, ग्रॉस वेट, वॉल्यूम, पॉइंट, यानी आपको इधर फर्दर उस आइटम की आप अगर करेंगे इंसर्ट तो आपको एक आइटम में मुख्तलिफ किस्म की आपको फीचर ऐड करने हैं। फिर ये आता है डिलीवरी स्केड्यूल। ठीक है, आपने आपने कहा कि मैं आपको पीओ दे रहा हूँ 10,000 का, पीओ दे रहा हूँ 10,000 पीस का, मगर मुझे हर 15 दिन बाद 2,500 चाहिए। 2,500 इस 15 को, अगली 30 को 2,500, फिर 15 को। तो आप यहाँ पे स्केड्यूल बना सकते हैं कि 29 को इतना, मिसाल के तौर पे 10 नवंबर को इतना। ठीक है, 5,000 इसमें, 5,000 इसमें। ठीक है, आपने अलग अलग इसको वो बता दिया। ठीक है, ये आपने सारी क्वांटिटी भी आप दे दी, ये पूरा स्केड्यूल बन जाएगा। आप चाहे तो इसी अपने वेंडर को सिर्फ ये देंगे, वो उसी हिसाब से डिलीवर करेगा। क्यों? कि जो आपकी पेमेंट टर्म्स वगैरह होगी वो यहाँ से डिसाइड होगी, स्टार्ट होगी। ठीक है, फिर इसी तरह आपकी यहाँ डिलीवरी इंस्ट्रक्शन वगैरह आ जाएंगी। ठीक है, तो अच्छा अभी ये बाकी चीजें वो इस लेवल पे नहीं आती, जाती है तो वो आगे जैसे बढ़ती है फिर आती है। ठीक है,
तो ये आपके आ जाएंगे। अगर कोई आप टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन वगैरह करना चाहते हैं अपने वेंडर से, तो आप अपने सप्लायर के लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, डिलीवरी एड्रेस है, ये सब देखेंगे यहाँ पे आपको। वो आ जाएंगे, ठीक है। किसके नाम पे आपने देना है, एड्रेस आपने देना है, तो यहाँ से आप एड्रेस सर्च कर सकते हैं, जैसे आपका प्रोसेस होता है नॉर्मली। इसमें मेरे पास डेटा नहीं डला हुआ तो जाकर नहीं आया, वरना जैसे सर्च करते हैं वो डेटा आ जाता है। अच्छा, एक और चीज बता रहा हूँ। जो यहाँ सप्लायर आएगा, यहाँ पे उसका टाइटल आएगा, ऑटोमेटिकली एड्रेस ये उठा भी लेता है, ठीक है ना। अगर आप चाहें तो ऑटो जनरेट भी एड्रेस ले लेता है, क्योंकि आपने डाला था। मगर बात दफा ऐसा होता है कि आपने एक वेंडर का एड्रेस डाला हुआ, मगर आप उसको एड्रेस नहीं कर रहे, उससे किसी सेल एजेंट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, आप उसके मैनेजर को एड्रेस करना चाह रहे हैं, फिर वो आप यहाँ पे करेंगे। अच्छा, ये जो पीओ है, ये इसकी इंफॉर्मेशन इसलिए इतनी डाली जा रही है कि बास कंपनीज के अंदर आपने देखा होगा ऑटोमेटिकली आपको पीओ ईमेल आ जाता है, ठीक है। पीओ जैसे जनरेट होता है, ईमेल आ जाता है। हम एक कंपनी के साथ काम करते हैं, बल्कि एक तो क्या, दो तीन कंपनी ऐसी हैं, हम उनको पीओ भेजते हैं, ठीक है। जैसे ही वो डिलीवरी एडवाइस निकालते हैं, यानी पीओ जैसा एक डॉक्यूमेंट होता है, उनकी तरफ से कंफर्मेशन होती है कि वो डिलीवरी भेजेंगे, उनके पास एक ईमेल जनरेट हो जाती है। इसी तरह हम पीओ बनाएंगे, वो हमारे वेंडर का नजर आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी कंफर्मेशन वगैरह, ये जितनी चीजें, ये आप सब जो जो चीजें, परचेज ऑर्डर तो परचेज टीम बनाती है, ठीक है ना। ये आपका परचेज डिपार्टमेंट नहीं बनाता। अच्छा, आप देखिए इसके अंदर मुख्तलिफ फीचर्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के फीचर्स हैं जो इसके अंदर अवेलेबल है। मगर ये जरूरी नहीं है कि आप सारे फीचर यूज करें, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जरूरी नहीं होता कि आप सारे फीचर यूज करें। जो चीजें आपके काम की आप उसको यूज करेंगे, जो चीज आपके काम की नहीं आप उसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, परचेज ऑर्डर आपका, मिसाल के तौर पे आपने एक परचेज ऑर्डर बनाया, ये आपने एक आइटम लिया, ठीक है। फैब्रिक रेट 33,000 मीटर आपको चाहिए, रेट आपका ये आ गया, अमाउंट आपका ये आ गया, आपने ये पीओ बना दिया, ठीक है। अब जैसे ही आपने पीओ बनाया, आपने कहा, पीओ बनाने के बाद आपने कहा कि भाई मुझे मटेरियल तो परचेज करना है, ठीक है। अब आपने मटेरियल परचेज करने जाना है, आपने वो पीओ अपने वेंडर को दे दिया, ठीक है। जैसे ही आपने पीओ वेंडर को दिया, तो आपका वेंडर क्या करेगा, आपको जाहिर सी बात है उसकी सप्लाई देगा, ठीक है। आपको वेंडर क्या करेगा, उसकी सप्लाई देगा। अब वो मटेरियल जैसे ही आपके पास आना शुरू होगा, आपका जो स्टोर है एक डॉक्यूमेंट बनाएगा जिसका नाम है GRN। स्टोर एक डॉक्यूमेंट बनाएगा GRN, ठीक है। अच्छा, ये पहला डॉक्यूमेंट होता है जहां पे आपकी फाइनेंशियल एंट्री रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। अब तक जो डॉक्यूमेंट बने थे, यानी अब तक जो डॉक्यूमेंट बने थे, जैसे बॉम्ब तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, मगर प्रोडक्शन ऑर्डर, मटेरियल एक्विजिशन, इन्वेंट्री ट्रांसफर रिक्वेस्ट, मटेरियल एक्विजिशन या परचेज ऑर्डर, ये जितने डॉक्यूमेंट बने थे, ये सारे कहलाते हैं मेमोरेंडम रिकॉर्ड। ये सारे डॉक्यूमेंट क्या कहलाते हैं, मेमोरेंडम रिकॉर्ड। इसको भी नोट करिएगा, मेमोरेंडम रिकॉर्ड। ये सारे डॉक्यूमेंट जो है, ये क्या कहलाते हैं, मेमोरेंडम रिकॉर्ड, ठीक है। GRN जो है, GRN का मतलब गुड रिसीव नोट है, और ये पहला डॉक्यूमेंट है जो कहलाता है ट्रांजैक्शनल रिकॉर्ड। ये पहला डॉक्यूमेंट है जो क्या कहलाता है, ट्रांजैक्शनल रिकॉर्ड। ट्रांजैक्शनल रिकॉर्ड से क्या मतलब है, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड से मतलब क्या है कि इसके अंदर जर्नल एंट्री हिट होती है, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट के अंदर क्या मतलब है कि इसके अंदर जर्नल एंट्री हिट करेगी, जर्नल लेजर के अंदर ट्रांजैक्शन हिट करेगी। इससे पहले जितने भी डॉक्यूमेंट बने थे, चाहे परचेज ऑर्डर था, इन्वेंट्री ट्रांसफर रिक्वेस्ट था, परचेज एक्विजिशन था, परचेज ऑर्डर था, इसमें कोई भी एंट्री नहीं बनेगी, डॉक्यूमेंट बनेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट जरूर बनेगा मगर एंट्री नहीं बनेगी। बात समझ आ रही है ना, डॉक्यूमेंट तो बनेगा मगर कोई एंट्री रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। मगर GRN पहला डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर एक एंट्री बनेगी। GRN भी अगेन स्टोर बनाता है, मगर इसकी एंट्री जो है वो आपकी इंटीग्रेशन या कॉन्फ़िगरेशन से लिंक हुई भी होती है। आपने जब सेटअप डाला हुआ होता है, आपने इसको कॉन्फ़िगर किया हुआ होता है कि जब भी मैं ये आइटम की GRN बनाऊंगा, अब आपने क्या किया होता है, सिस्टम को बताया हुआ होता है कि जब भी इस आइटम की GRN बनेगी, जब ये आप आइटम ओपन करते हैं ना, बेसिकली वहां पे आपको समझे एक तरीके से कोड मिल जाता है कि इसको जब भी आइटम मैं परचेज करूंगा, GRN बनाऊंगा,
यानी इस पे इस तरह होता है, GRN बनाऊंगा तो क्या कहाँ पे हिट होगा, मिसाल के तौर पे कोड है 1 2 3 4 5 6 7, इस कोड में आपने हिट करना है। ठीक है, फिर इसके बाद इसको ट्रांसफर करूंगा, तो कौन से किस जगह डेबिट करना है, 7 8 9 1 2। ठीक है, ये कोड डेबिट होगा, और क्रेडिट क्या होगा, ये कोड होगा। ये ऑटोमेटिकली आपको सिर्फ बताना होता है कि ट्रांसफर का क्या डेबिट होगा, ये क्रेडिट सिस्टम खुद करता है। किस सिस्टम किसको क्रेडिट करेगा, जिसको पहले डेबिट किया था, अब ट्रांसफर का उसको क्रेडिट कर देगा। ठीक है ना। फिर वो कहता है अगर आप इसको एक्सपेंस आउट करेंगे तो किसको डेबिट करना है, वो कहेगा भाई इसको आपने 9812 इस कोड को डेबिट करना है। तो जब आप कोई भी आइटम या उसकी फैमिली खोलते हैं ना, तो आप इस तरह एक पूरी कॉन्फ़िगरेशन बता देते हैं उसको कि इन ट्रांजैक्शन को डेबिट क्रेडिट करना है किस डॉक्यूमेंट के ऊपर। ठीक है, तो जैसे ही वो डॉक्यूमेंट बनता है, ठीक है, क्योंकि लोगों के दिमाग में अक्सर ये होता है यार स्टोर को क्या पता किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है, क्योंकि GRN कौन बनाता है, स्टोर। तो ये पहली जगह होती है जहां पे GL के अंदर ट्रांजैक्शन हिट होती है। अब अगर स्टोर ने ट्रांजैक्शन गलत हिट कर दी, लोग सवाल पूछते हैं, तो मैं कह रहा हूं, नहीं, गलत कर ही नहीं सकता ना, क्योंकि इंटीग्रेशन या कॉन्फ़िगरेशन किसने की है, आप लोगों ने की है, फाइनेंस प्रोफेशनल्स ने की है। भले अगर कंसल्टेंट ने भी की है, तो वो कंसल्टेंट फाइनल प्रोफेशनल फाइनेंस के टीम के थ्रू करता है। तो भाई किसको करना है, वो बताता है भाई इस हेड को डेबिट क्रेडिट करना है। ठीक है ना। तो वो जब आपने एट द टाइम ऑफ आइटम ओपनिंग या फैमिली ओपनिंग या ग्रुप ओपनिंग, आइटम ग्रुप ओपनिंग, आपने बता दिया होता है भाई ये ग्रुप जब भी परचेज होगा इसकी GR बनेगी, ये डेबिट होगा। ठीक है, तो हम इसको डॉक्यूमेंट बनाते हैं GR। अच्छा, GRN को आप इसको GRB कहने लगे, इसको GRB कहने लगे। ठीक है, ये GRN आपको नजर आ ही रहा होगा, GRN का ही और शॉर्ट कर दिया है GR। कुछ जगहों पे इसको GRPO भी कहते हैं, GRPO भी कहते हैं, गुड रिसिट परचेज ऑर्डर। ठीक है, क्योंकि गुड रिसिट विदाउट परचेज ऑर्डर भी होती है। ठीक है, गुड रिसीव विदाउट परचेज ऑर्डर भी होती है, यानी वो वेंडर से नहीं आती, वो इंटरनल मूवमेंट हुई हुई होती है। तो इसलिए ये वो आवाजें जो आपको आ सकती हैं, तो आप बोलेंगे सर ने तो बताया नहीं था GR क्या होता है, GRPO तो बताया भी था। तो ये एक ही फैमिली है, ठीक है, गुड रिसीव नोट या गुड GR। अच्छा, इसको नोट करते जाइएगा प्लीज, हाँ, क्योंकि ये जो क्लासेस है ये इसलिए कंडक्ट की जा रही है ताकि इन सारी टर्मिनोलॉजी से, इन सारी जो मैकेनिज्म, इससे आप अवेयर हो सकें। ठीक है ना। फिर इंशाल्लाह आपकी SAP की जो क्लास है जिसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराएगी इन्हीं सारी चीजों की, वो संडे को 3 बजे कंडक्ट की जाएगी, इस संडे को। ठीक है, फिर हर संडे को 3 बजे क्लास होगी आप लोग की। अच्छा जनाब, तो ये GRN जो है आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो GRN जो है आपकी, GRN जैसी बनती है, जी जी वो बता, ठीक है। जो आपका अ, नहीं, इंपोर्ट में सही सब थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इंपोर्ट के अंदर GRN तो ये प्रोसीजर है, मगर उसके अंदर मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं। इंपोर्ट में एक लैंडेड कॉस्ट रन करते हैं, फिर वो वहां पे आके रिफ्लेक्ट करती है। GRN तक तो यही है, डॉक्यूमेंट बनेगा, मगर उसमें और भी प्रोसेस जुड़े हैं, इसलिए उसको हमने यहाँ पे डिस्कस करना होता है। ठीक है। अच्छा, तो ये आपकी GRN बनती है। ठीक है, जो परचेज, अच्छा एक बात याद रखिएगा, जैसे अगर परचेज ऑर्डर 33,000 का बना है ना, परचेज ऑर्डर अगर 33,000 का बना है, तो GRN 32 का तो बन सकता है, 3299 का भी तो बन सकता है, मगर 33,001 का नहीं बन सकता। ठीक है, यानी एक्सेस क्वांटिटी की GR नहीं बनती, कम की बनती। हाँ, अगेन कुछ जगहों पे हम टॉलरेंस लगा देते हैं, यानी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो परचेज ऑर्डर से ज्यादा आ रही होती है, तो हम किसी किसी सिस्टम में किसी किसी जगह पे 5%, 10%, 15%, 25%, 30%, 50%, 100% टॉलरेंस अप्लाई कर देते हैं। मगर जैसे याद है हम कहते हैं कि 5-10% हो, 2-3% हो, तो टॉलरेंस लगाओ। अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी आ रही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो फिर आपने नया परचेज ऑर्डर बनाने को प्रेफर करना चाहिए। ठीक है ना। तो बहरहाल इसकी इसकी एक गुंजाइश होती है, यानी कुछ लोग तो कहते हैं नहीं ज्यादा नहीं आ सकता, मगर आपको इसकी गुंजाइश देनी पड़ती है, क्योंकि बार दफा ऐसी चीज होती है जो कस्टम ने केजी के हिसाब से भेजा रहा, वो एग्जैक्ट केजी मैच नहीं कर सकता, 1-2 किलो ज्यादा हो गया, तो आपने प्रेफरेंस देनी पड़ती है
कि एक ऑप्शन ये भी है कि टॉलरेंस अप्लाई हो जाए, ठीक है, तो नॉर्मली वो इस तरह अलाउ कर देता है, ठीक है। तो ये आपकी जीआरएन में है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक और छोटी सी अनाउंसमेंट है कि हमने हमारा तरीका ये होता है कि हम एक दो सेशन, जैसे मंडे एक सेशन हुआ और आज का सेशन हुआ, अब फ्राइडे वाले दिन जो है ना, फ्राइडे वाले दिन, क्योंकि संडे को आपकी एसएपी क्लास होनी है, ठीक है, संडे वाले दिन आपकी एसएपी क्लास होगी। तो जो फ्राइडे डे है ना, वो हमारा रिवीजन डे है। फ्राइडे वाले दिन हम मंडे और आज के दिन को रिपीट करेंगे, यानी आप मंडे फ्राइडे को हम नई चीज नहीं कराएंगे। हम जो हमारा मंडे वाला सेशन जो गुजर गया, पिछले मंडे जो मंडे को हुआ था वो, और आज का सेशन जो है, इन दोनों का एक मर्जर देंगे फ्राइडे के दिन, ताकि आप लोगों की जो जितने भी कॉन्सेप्ट हैं या जो टेक्निक वगैरह जो भी हम डिस्कशन की, वो बिल्कुल एक कॉन्सेप्चुअल जबरदस्त तरीके से समझ आ जाए। क्योंकि बार दफा ऐसा होता है कि कोई मंडे को सेशन नहीं ले पाया, कोई बीच में नहीं आया, कोई समझ नहीं आई, किसी को आज की क्लास को चीज समझ नहीं आई, तो वो फ्राइडे को पक्की हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जो संडे को फर्स्ट एसएपी क्लास है ना, वो उसके अंदर हमारी कोशिश होती है कि सब लोग फुल फ्लैश तैयार होके, मेंटली प्रिपेयर होके, तमाम टर्मिनोलॉजी से प्रिपेयर्ड होके जाएं। वरना क्या होता है, वो पहली क्लास ही आपको एसएपी की ऊपर से चले जाएगी, समझ नहीं आएगी, ठीक है ना। और वैसे तो कुछ लोग इनटेक हो रहे होते हैं, बीच में आ रहे होते हैं, न्यू कमर्स आ रहे होते हैं, तो उनको काफी टफ टाइम मिलता है। तो इसलिए हमने इसका तरीका ये रखा है कि आज की क्लास करी और मंडे की क्लास रखी, और फ्राइडे को इसका रिवीजन दे देंगे, ठीक है। तो जिसने जो लोग जिसको नहीं नहीं भी समझ आया तो वो पक्का हो जाएगा, और जिन्होंने आज लेट ज्वाइन किया है, या मंडे को नहीं आ पाए थे, या आज नहीं आ पाए, वो मेरी रिकॉर्डिंग सुनेंगे, तो उनको बताता चलूं, वो फिर इसको रिवीजन से कवर कर लेंगे, ठीक है। तो एक दिन आप लोगों को ये डुप्लीकेशन होगी, यानी जो मंडे और वेडनेसडे का रिपीट है, तो वो आप लोगों में अभी से बताता चलूं। तो अगर आप यानी कोई अगर इसको चाहता नहीं है, मैं नहीं लेनी, रिवीजन नहीं करना, तो फिर उसको देख ले, अपनी कोई और वो कर लीजिएगा, मगर ये हमारा इस तरह प्रोसीजर है, ठीक है। मगर हम रिवीजन करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि रिवीजन फुल टाइम ना हो, 35 मिनट हो, 40 मिनट हो, तो फिर हम बाकी जो टाइम होगा रिमेनिंग टाइम, उस पर आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा आपको बता दूं, ऑलमोस्ट ऐसे ही होता है, 35-40 मिनट का होता है रिवीजन, उसमें कवर अप हो जाता है, ठीक है ना। फिर हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, अभी तो घर जीआरएन, तो जीआरएन आपकी ये बन जाती है, यानी जो परचेज ऑर्डर बना उसी पे जीआरएन बन गई। अच्छा, जीआरएन के ऊपर मैंने यहाँ पे मेन काम करना था, यहीं से आपको यानी कॉन्सेप्ट का पता चलता है, नहीं आपका जो असल एपी एरिया है वो यहीं से स्टार्ट होता है। अच्छा, इसके अंदर जैसे जीआरएन बनती है, अगर मैं आपसे पूछूं क्या एंट्री बनेगी, तो आपको आइडिया है जीआरएन क्या बनता है, तो एंट्री क्या बनती है, कोई ऐड करेगा यहाँ पे? कोई बताना चाहेगा? या तो अपने कॉन्सेप्ट से बता देंगे, जीआरएन बनते वक्त जैसे जीआरएन बनेगी क्या एंट्री बनेगी? इन्वेंट्री डेबिट, वेंडर क्रेडिट, और भाई जो लोग ईआरपी या कोई और सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है वो भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करें। और फीमेल्स जो है उनसे भी रिक्वेस्ट है, वो भी प्लीज कंट्रीब्यूट करें। आज कोई फीमेल कंट्रीब्यूट नहीं करी, मंडे वाले दिन तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड आ रहा था। जी जनाब, स्टॉक डेबिट अभी तक आ रहा है, स्टॉक या इन्वेंट्री डेबिट, वेंडर क्रेडिट, और कोई ये ओके, या इसके अंदर कोई अमेंडमेंट हो सकती है? अच्छा भाई, सही। नहीं नहीं सैयद भाई, एंट्री तो यही जनरेट होगी। मुझे देखो, अगर देखो वैसे भी अगर नहीं भी पता किसी के, नहीं अगर आप किसी के लिए एसएपी या ईआरपी नया है, तो उसके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए ना यार, जब एक इन्वेंट्री रिसीव हुई है तो एंट्री क्यों नहीं बनेगी? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। आप अब्दुल कादिर, यस मुझे याद आ गया आपका नाम। अपने आप को रीनेम कर लेना, अच्छा लगता है बात करने में ना। अब अगर हम सामने तो बैठे नहीं, इसी तरह नाम कॉल कर सकते, तो कादिर साहब अपना नाम रीनेम कर लिया ताकि हो जाए, ठीक है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, जैसे ही आप जीआरएन पीओ नंबर डालते हैं, वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है। मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ, उसमें कोई डाउट नहीं है मुझे, ठीक है ना। मगर एंट्री बनती है, फाइनेंशियल एंट्री बनती है, इससे तो एग्री करते हैं ना कादिर साहब। फाइनेंशियल एंट्री बनेगी आपकी, ठीक है ना। जैसे जीआरएन पे आप पार्क करेंगे, पोस्ट करेंगे,
आपकी एंट्री बन जाएगी। ठीक है, हाँ। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज पे तो जो मैंने देखा है सबका इत्तेफाक है, बल्कि दोनों चीजों पे इत्तेफाक है। यानी सारे लोग इससे तो एग्री कर गए हैं कि इन्वेंट्री, ये एसेट डेबिट, ये बड़ा जबरदस्त लफ्ज यूज किया सैयद साहब। और असल जो चीज थी ना, वो मैं इन्वेंट्री का लफ्ज सुनना नहीं चाह रहा था। या चला, आप लोगों को तो अभी नहीं पता मैं क्या बोलूंगा। मगर असल जो लफ्ज मैं इस्तेमाल करूंगा ना इधर, वो यही इस्तेमाल करूंगा, करंट एसेट डेबिट। ये याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। करंट एसेट डेबिट होगा। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह मैं आपको बताऊंगा। मगर इस वक्त आप ये याद, अब आप बोलेंगे इन्वेंट्री करंट एसेट ही तो होता है सर, क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं जानता हूँ, मुझे ही पता है। और ये जो मेरे लफ्ज है ना, नोट करिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, सैयद भाई ने उसी वजह से बोला तो बहुत बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं बोला तो इन्होंने गलती से अच्छा लिख दिया। ठीक है ना, मगर उसी वजह से बोला होगा। बहरहाल, करंट एसेट का लफ्ज यूज किया जाएगा कि जब भी आपने इन्वेंट्री जीआरएन बनानी है। देखिए, मेरी बात गौर से सुनिएगा। जब भी आपने जीआरएन बनानी किसी भी चीज की, दुनिया के किसी भी आइटम की जीआरएन बनानी है, तो आप करंट एसेट डेबिट करेंगे। बात समझ आई? आपने क्या डेबिट करना है? आपने करंट एसेट डेबिट करना है। अब भले करंट एसेट इन्वेंट्री हो, मुझे इससे कोई एतराज नहीं। हाँ हाँ, मैं वो वही तो बात कर रहा हूँ मुस्तफर भाई, मैंने भी यही बोला था, मुझे पता था। ठीक है, मगर ये क्यों कह रहा हूँ, भी मैं आगे आगे बताने वाला हूँ उसकी बात। बस अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको भी आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, वो तो मुझे पता था, आप में सारे लोग ये बोलेंगे सर करंट एसेट क्या बात कर रहे हैं, इन्वेंट्री भी तो करंट एसेट है। ठीक है, मगर इसके पीछे एक लॉजिक है जो मैं बताऊंगा। ठीक है, करंट एसेट या इन्वेंट्री आपकी हो गई डेबिट। ठीक है, अच्छा, ये तो सब लोग एग्री करें। अच्छा, किस अमाउंट से होगी, चलो वो भी हम बता देते, बल्कि आप लोग भी बता देंगे। इस अमाउंट से डेबिट हो जाएगी। अच्छा, क्रेडिट क्या कह रहे हैं आप लोग, कि वेंडर, ठीक है, या आपका सप्लायर अकाउंट। अच्छा, सप्लायर को ना यहाँ पे कहते हैं कंट्रोल अकाउंट में हिट करता है। वो कंट्रोल अकाउंट क्या है, वो भी हम जब चार्ट ऑफ अकाउंट करेंगे जब आपको बता दूंगा। ठीक है, सप्लायर कंट्रोल अकाउंट पे लफ्ज, यानी डायरेक्ट सप्लायर पे जीएल नहीं होता, सप्लायर कंट्रोल अकाउंट में होता है। ठीक है, तो ये आप लोग ये कह रहे हैं। ठीक है, वो कंट्रोल अकाउंट क्या, मैं बता दूंगा, मसला नहीं है। अभी वो एक कॉन्सेप्ट है, वो मैं आगे जाकर बताऊंगा। मगर ये करंट एसेट इन्वेंट्री डेबिट हो गया, सप्लायर कंट्रोल। देखो, ये चीज गलत है बस। ठीक है ना, ऐसा नहीं होता। देखो, एंट्री जो बनती है ना, वो इस तरह बनती है, इसको जरा देखिएगा, मैं बताता हूँ। करंट एसेट रॉ मटेरियल या करंट एसेट इन्वेंट्री स्टॉक जो भी आपने किया डेबिट, और GRIR क्लियरिंग अकाउंट या टेम्परेरी पेबल अकाउंट क्रेडिट। सप्लायर हिट नहीं होता। ठीक है, इसको जरा नोट करिएगा। नेचर लायबिलिटी है, मैं इससे एग्री करूंगा, नेचर लायबिलिटी है, मगर सप्लायर हिट नहीं होता। पेबल में एक बहुत बड़ी जॉब है, ये भी एक पेबल के अंदर ये जॉब है, जिसके अंदर आप ये निकालते हैं। पेबल मॉड्यूल के अंदर ये जॉब है कि टेम्परेरी रिकंसिलेशन ऑफ टेम्परेरी पेबल अकाउंट विद परमानेंट लायबिलिटी अकाउंट। ठीक है, मगर आपने टेम्परेरी पेबल अकाउंट को क्रेडिट करना होता है, या GRIR क्लियरिंग अकाउंट, इसका कोई भी नाम दे रहे हैं, मगर इसकी नेचर टेम्परेरी पेबल अकाउंट या GRIR क्लियरिंग अकाउंट के नाम से आपको नजर आएगा। अब ये क्या है, GRIR क्लियरिंग अकाउंट लायबिलिटी है, बिल्कुल वेंडर पे हिट नहीं किया है। क्यों? वेंडर को क्यों हिट नहीं कर रहा है? इसलिए हिट नहीं कर रहा है, कोई अब आप में से कोई शेयर करना चाहेगा वेंडर क्यों हिट नहीं कर रहा है? अगर मैं आपने से पूछूं भाई वेंडर क्यों हिट नहीं कर रहा, तो कोई शेयर करेगा अपनी बात? हाँ भाई, वेंडर क्यों हिट नहीं कर रहा?
नहीं, लाइबिलिटी तो करनी है, मगर लाइबिलिटी डायरेक्ट वेंडर में इसलिए हिट नहीं की। हाँ, जबरदस्त सैयद भाई, बेहतरीन हो गया। ठीक है, क्योंकि लाइबिलिटी नहीं आई है, वो इनवॉइस नहीं आई है भाई। अब देखो होता क्या है कि मटेरियल आ जाए, ठीक है, मटेरियल तो आ गया, मगर वेंडर इनवॉइस कब करेगा? हो सकता है 3 दिन बाद करे, 4 दिन बाद करे, एक हफ्ते बाद करे, 10 दिन बाद करे, 25 दिन बाद करे। ठीक है, इनवॉइस नहीं आई है। जब इनवॉइस नहीं आई है तो भाई वो कैसे बनाएगा? वो क्रेडिट कर सकता है, क्योंकि लाइबिलिटी अगर बना दी या अगर लाइबिलिटी डाल दी वहां पे, तो उसको तो पता ही नहीं चलेगा इनवॉइस आई नहीं आई है। तो अभी हम जीआर, भाई जीआरएन जब वो तो एपी बिल बनता है ना, बिल्कुल। जब वेंडर आता है तो फिर इनवॉइस डालते हैं, तब वो वेंडर बन जाता है ना, आपका एपी बिल बनता है। ठीक है, मगर जीआरएन का वेंडर हिट नहीं करता आपका। वेंडर आता है उसके ऊपर, मगर जीएल में हिट नहीं करता, यानी वेंडर के लेजर में नजर नहीं आएगा वो। हाँ, अगर आप देखना चाहें कि ये जो टेम्परेरी पेबल अकाउंट में किसके अगेंस्ट लाइबिलिटी खड़ी हुई है जिसकी इनवॉइसेस नहीं आई है, तो वो एक रिपोर्ट जनरेट हो जाती है, वो बता देती है कि भाई यही वो वेंडर है जी, यही ये वेंडर है जिनकी लाइबिलिटी तो बुक हुई हुई है टेम्परेरी, मगर इनकी इनवॉइस नहीं आई है, जिसकी वजह से ये परमानेंट लाइबिलिटी में हिट नहीं हुआ है। यही तो काम होता है मंथ एंड पे, ईयर एंड पे, क्वार्टर एंड पे जीरो करना। एपी के अंदर ये बहुत बड़ा टास्क है आपका, जिसके अंदर आपने ये जीरो करना होता है। बात समझ आ रही है? तो ये जो चीज है आपकी, सैफुल्ला साहब, काशान सैफुल्ला साहब, ये तो आपने खुद ही जवाब दे दिया कैसे। भाई नॉक ऑफ का मतलब ये भले 50 ट्रांजेक्शन हो, 1 लाख ट्रांजेक्शन हो, आप जब एपी बनाते हैं तो आप उस वक्त सेलेक्ट करते हैं कि कौन कौन सी जीआरएन आप नॉक ऑफ टिक करते हैं। वो कॉल कर लेता है, डेटा वो खुद ही ले आता है, आपको कुछ करना मैनुअली, मैनुअल काम थोड़ी होता है। वो तो इनवॉइस आएगी ना बॉस, इनवॉइस आएगी, या वेरीफाई करेंगे इन। रेट तो पीओ पे आ गए ना, रेट तो परचेज ऑर्डर पे आ गया आपके। परचेज ऑर्डर पे प्राइस फाइनल हो गया, उसी पे जीआरएन बन जाएगी। अब ये अवेलेबल फॉर इशू है, बल्कि ट्रांसफर है, अवेलेबल फॉर ट्रांसफर। ठीक है ना, अवेलेबल फॉर ट्रांसफर। क्या 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 एक्सप्लेन कर दूं? मैं बताता सर, वेंडर इसलिए हिट नहीं होता क्योंकि इनवॉइस नहीं आई। इनवॉइस जब आएगी तब हम वेंडर को हिट करेंगे। अभी जीआरएन बनी है, इनवॉइस नहीं आई, जब इनवॉइस आएगी तब हम एपी बिल बनाएंगे, और जब हम एपी बिल बनाएंगे ना, तब वो वेंडर को हिट करेगा। ठीक है ना, तो जीआरएन बनते वक्त आपकी ये एंट्री यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। एपीओ बना, परचेज ऑर्डर से रेट लिए, उससे जीआरएन बना दी, जैसे जीआरएन बनी आपकी एंट्री ये बनी। अच्छा, आप मिसाल के तौर पे आपने आइटम खरीदा, आप सुनिएगा, आपने स्टेशनरी मटेरियल खरीदा, प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंस होता है ना, आपने स्टेशनरी का मार्कर खरीदे, पेपर खरीदे, स्टेशनरी पेपर खरीदे, स्टेशनरी एक्सपेंस खरीदे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, कादिर साहब ऐसा ही है। आपने स्टेशनरी का पेपर खरीदा, आपने खरीदा, स्टेशनरी पेपर खरीदा आपने। ठीक है, आपने स्टेशनरी का पेपर खरीदा, मार्कर खरीदा, पेंसिल खरीदी, ये प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंस होता है ना आपका। अब आपने जैसे ही खरीदा,
जीआरएन बनी। ठीक है, क्या एंट्री बनेगी? है भाई, क्या एंट्री बनेगी? कोई नहीं, पूरी आ जाएगी, मसला नहीं है। मैं आप बता रहा हूँ ना, अभी आप टेंशन ना लें, इसलिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। आएगी आएगी बिल्कुल। हाँ भाई, स्टेशनरी का पेपर खरीदा। हाँ भाई, जैसे ये जीआरएन है ना, ये है फैब्रिक की। फर्ज करे आपने मार्कर खरीदा। ठीक है, आपने स्टेशनरी पेपर खरीदा। कुछ भी खरीदा आपने। सही है। तो हाँ, एक्सपेंस डेबिट और इनवॉइस तो रिसीव होगी ही ना जीआरएन के वक्त। मगर यहाँ पे भी भाई ये नहीं बनता है। यही तो बता रहा था, मैंने आपको सब बताया था ना कि करंट एसेट ही डेबिट होगा। करंट एसेट ही डेबिट होगा, यही तो साइंस है इसके अंदर। ठीक है, आपने अगर स्टेशनरी पेपर भी खरीदा है तो करंट एसेट ही डेबिट होगा। सही है, करंट एसेट ही डेबिट होगा। अब आप भले इसको ऑफिस सप्लाईज का नाम दे दें, करंट एसेट ऑफिस सप्लाई। कोई बात नहीं, कुछ नहीं कहता ये आप। हाँ, लॉजिक क्या है, लॉजिक बताते हैं बिल्कुल आपको। अच्छा चलो, अभी और इसको छोड़ो। चाय की पत्ती खरीदी आपने। चाय की पत्ती खरीदी, टी बैग्स खरीदे। ये लो भाई, टी बैग खरीद लिया आपने। आपने टी बैग खरीदे। किचन का सामान खरीदा। अब चाय की पत्ती जो होती है वो तो आपका इंटरटेनमेंट एक्सपेंस है, नहीं, आपने इसको भी करंट एसेट बनाना है। क्यों? हाँ, लॉजिक कोई और बताए मुझे, पहले आप में से कोई लॉजिक बताओ। अच्छा, ये क्यों हो रहा है? जीआरएन बना रहे हैं इसलिए। लॉजिक क्या होगी इसकी? सलीम साहब पूछ रहे हैं लॉजिक क्या होगी, यहाँ पे बताएं। यही तो कॉन्सेप्ट देखने था हमने आज। हाँ भाई। चले, मैं बता देता हूँ। देखिए, इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है ना, वो ये है कि ये बताएं, जो आपने चाय की पत्ती खरीदी या स्टॉक खरीदे, नहीं अप्रूवल नहीं, नहीं। आपने जो स्टेशनरी पेपर खरीदे या टी बैग जो भी खरीदा आपने, ये कहाँ पे रखा हुआ है? ये कहाँ पे रखा हुआ है? जीआरएन का मतलब क्या है? हाँ, आप तो अगर ये समझ नहीं आ रहा, आपको तो बेहतरीन चीज समझ आ गई जो किसी को समझ नहीं आया। सही है, जबरदस्त जबरदस्त। ठीक है, ये स्टोर के अंदर रखी हुई है। ये स्टोर के अंदर है, इस्तेमाल नहीं हुई। ठीक है, स्टोर में रखी है, इस्तेमाल नहीं हुई है, कंज्यूम नहीं हुई है, एक्सपेंस आउट नहीं हुई है। मैं फिजिकली जाके देख सकता हूँ रखा हुआ है मटेरियल, तो मैं इसको एक्सपेंस आउट कैसे करूंगा? ठीक है, एक्सेल में एसएपी पे बहुत अगर एंट्री हो रही होती है ना, तो क्या बात थी। एसएपी के अंदर एंट्री नहीं होती, वहाँ डॉक्यूमेंट बनता है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था, अब्दुल कादिर साहब। ठीक है, तो वहां पे डॉक्यूमेंट बनेगा, एंट्री ऑटो रिफ्लेक्ट हो जाती है, वहां आपको इसलिए समझ नहीं आएगी। अच्छा, वो मैं आपको, वो जैसे आप एपी बनाएंगे ना, सिस्टम आपको खुद बताएगा, आपको मैनुअली नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका करंट एसेट डेबिट होता है और टेम्परेरी पेबल अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाता है। कि इन्वेंट्री रखी हुई है स्टोर में।
इन्वेंट्री कंज्यूम नहीं हुई है, एक्सपेंस आउट नहीं हुई है। ठीक है, इन्वेंट्री स्टोर में रखी हुई है, इसीलिए इसको हम करंट एसेट के अंदर डालना मजबूरी है। जब इसको इशू करेंगे ना, तब ये एक्सपेंस आउट होगा। ठीक है, वो इंशाल्लाह मैं आपको कल अगले फेज के अंदर लेके जाऊंगा। अभी एक साथ बहुत सारी चीजें हो जाएंगी तो मिक्सअप हो जाएगा। ठीक है, आज यहीं तक रखूंगा, और थोड़ा सा इसको रिपीट करिए। मेरा रिवीजन का मकसद ही यही है कि इसको जब 2 दफा करेंगे तब समझ आएगा, मगर आप लोग रिकॉर्डिंग जरूर सुने। हाँ, स्टोर जैसे रिसीव करेगा एंट्री बनेगी। स्टॉक आया ना, फिजिकली स्टॉक आया तो एंट्री, एंट्री कैसे बनती है? जीआर। देखो, मैनुअल डेबिट क्रेडिट नहीं करेंगे हम जीआरएन बनाएंगे। देखो, अगर आप कहें ना, अब जैसे अभी कादिर साहब कह रहे थे, बिल्कुल सही इनका पॉइंट है, मैं इससे डिनाई नहीं करता। ये कहते हैं कि भाई मुझे आप एसएपी भी दिखाएं, मैं एसएपी भी दिखाता हूँ, इन्हें कोई मसला नहीं। ये देखें, जो एसएपी पे ना वो जीआरएन बनेगी। ये देखें, जीआर फॉर परचेज ऑर्डर, ये डॉक्यूमेंट बनेगा। देखें, ये डॉक्यूमेंट बना हुआ ना, देखें ये आपका डॉक्यूमेंट बना हुआ। देखिए, ये डॉक्यूमेंट बने हुए, ये किसी ने पता नहीं क्या सेव किए हुए, मैं ब्लैंक ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेव किए हैं। अच्छा देखिए, ये जैसे डॉक्यूमेंट बनेगा ना, तो एंट्री बैक एंड पे ऑटोमेटिक बन जाती है। हमें मैनुअल एंट्री नहीं बना, हम तो ये डॉक्यूमेंट बना रहे हैं ना। अभी यहाँ डॉक्यूमेंट सेव नहीं हुआ, वरना मैं आपको दिखा रहा था। असल में मैं काम करता नहीं हूँ एसएपी पे, ये तो दूसरे लोग काम करते हैं, तो इसलिए मेरे पास डेटा नहीं होता। ठीक है, बहरहाल वो आपको बता देंगे। मगर ये जैसे डॉक्यूमेंट सेव होगा ना, तो एंट्री बैक एंड पे ऑटोमेटिकली बनती है। ठीक है, वो आप यहाँ से जाके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप जाके एंट्री चेक कर लेते हैं। चले, अच्छा, इसकी आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, बाकी मैं रिपीट इंशाल्लाह करूंगा फ्राइडे वाले दिन। और एसएपी की जो क्लास है आपकी संडे के दिन होगी, ठीक है ना? और वो मैं आपको बता दूंगा, फैशन सैफुल्ला था, मैं आपको बता दूंगा। उसका भी एक डॉक्यूमेंट होता है, इसको एडवांस का एक अलग प्रोविजन है इसके अंदर, वो उधर उसकी जरूरत ही नहीं होती है आने की। और जब आप एडवांस बनाते हैं, आप जीआरएन तक पूरा सेम प्रोसेस करते हैं। वो एपी के अंदर या अकाउंट्स पेबल के अंदर आपने एक काम करना होता है। ठीक है ना, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह वो बता दूंगा। जीआरएन तक सेम प्रोसेस होगा एडवांस का भी, और फिर आगे जाके काम होता है। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा टाइम मुझे, मेरी असल में बैक टू बैक क्लासेस होती है, इसका भी एक क्लास होती है मेरी, तो मैं इसका अभी यहीं पे एंड करूंगा। बस थोड़ा सा टाइम मैं दूंगा जो डेमो पार्टिसिपेंट है आप में से, बस मुझे वो लोग हाईलाइट कर दीजिएगा कि आज डेमो पार्टिसिपेंट है आप में से कोई। जो डेमो पार्टिसिपेंट है वो चैट बॉक्स पे जरूर नाम, व्हाट्सएप नंबर और ब्रैकेट में डेमो लिख दें, ताकि मैं उनको एक ओवरव्यू दे दूं, एक शॉर्ट डेमो दे दूं, क्योंकि ज्यादा अभी मैं इतना टाइम तो नहीं है कि मैं उनको एक डिटेल डेमो दे सकूं। मगर यस, मैं आपको एक डिटेल रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा आपके साथ, जो आपको बड़ी आसान हो जाएगी समझने के लिए ट्रेनिंग है क्या। देखिए, डेमो का मकसद हमारा यही होता है कि आपको ट्रेनिंग के हवाले से बताएं कि कोर्स है क्या। ठीक है ना, ताकि आप जैसे आप यहाँ आए ट्रेनिंग करने, तो आपको ये देखना होगा कि ट्रेनिंग आपके लिए फायदेमंद है नहीं है, कोर्स आपको बेनिफिट करेगा भी नहीं करेगा, या जो आप देखना चाहते थे या सीखना चाहते थे वो इस ट्रेनिंग के अंदर आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसके लिए जाहिर सी बात है, आप यहाँ तक इतनी एफर्ट कर रहे हैं, तो आपकी कोशिश होगी कि आप लोगों को एक ओवरव्यू मिल जाए आज ही, ताकि आपको डिसाइड करने में आसानी हो कि ट्रेनिंग में आपको क्या बेनिफिट है। ठीक है, तो उसके लिए हमने एक डेमो रखा है, एक सॉरी, एक हम यानी एक डेमो रखते हैं क्लास, जिसको हम डेमो कहते हैं। तो उसके लिए हमने डिटेल रिकॉर्डिंग शेयर की होती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट, अपना नाम, व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर दें, ताकि मैं आपको उसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर लूंगा। ठीक है, और बाकी ये है कि
एक शॉर्ट ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। एक मिनट मुझे दे दीजिएगा बस। जी, अपना नाम के साथ नंबर भी जरूर शेयर कर लें ताकि मैं आपको उस पर डिटेल रिकॉर्डिंग भेजूँ, क्योंकि अभी मैं ज्यादा टाइम तो नहीं ले सकूंगा, सिर्फ 5-10 मिनट लूंगा डेमो में। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अपना नाम, व्हाट्सएप नंबर जरूर शेयर कर लें, बाकी आप अच्छा साहब से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, बाकी जो लोग जाना चाहते हैं वो चले। देखिए, ये हम आपको सर्टिफिकेशन करा रहे हैं। हम आपको सर्टिफिकेशन करा रहे हैं एसएपी सेंट्रल फाइनेंस एंड कॉस्टिंग, एफआईसीओ। बेसिकली इस ट्रेनिंग के अंदर 4 कोर्सेज है। अगर आप बात करें तो इस ट्रेनिंग के अंदर 4 कोर्सेज हैं जो आपको आईबीपीडी करा रहा है। आईबीपीडी 2002 से ट्रेनिंग करा रहा है। आईबीपीडी आईबीपीडी एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ये 2002 से कोर्स करा रहा है। हम मोर देन 10,000 प्रोफेशनल को ट्रेन कर चुके हैं। इसके अलावा आईबीडी एक कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन रखता है। कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन का मकसद यही है हमारा कि आप जब ये ट्रेनिंग कर लें तो इसके बाद आपको जॉब एक्सप्लोर करना है, इंटरव्यू प्रिपरेशन, सीवी राइटिंग वगैरह में आपको हेल्प करें। वीकली बेसिस पे हम अराउंड 250 जॉब आपसे शेयर करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि हमारी इस ट्रेनिंग के अंदर 4 ट्रेनर हैं जो आपको ट्रेनिंग कराते हैं। मेरा नाम सफीउल्लाह खान है, मैं हेड ऑफ फाइनेंस हूँ, हेड ऑफ फाइनेंस हूँ, हेड ऑफ एसएपी रजिस्ट्रेशन प्राइवेट लिमिटेड। रजिस्ट्रेशन एक ऑटो पार्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो गाड़ियों की सीट्स बनाती है। रजिस्ट्रेशन के अलावा मैंने मुख्तलिफ कंपनीज को मैंने सर्व किया हुआ है। मेरे तकरीबन 16 से 17 साल का एक्सपीरियंस है। 2006 से मैं प्रोफेशनल लाइफ के अंदर हूँ, जो काम करता रहा मुख्तलिफ पोजीशंस के साथ काम करते करते आज मैं हेड ऑफ फाइनेंस हूँ। मेरे अलावा जो दूसरे ट्रेनर है सैयद नुमान हुसैन साहब। सैयद नुमान हुसैन साहब आपके एसएपी के ट्रेनर हैं जो आपको एसएपी की ट्रेनिंग कराएंगे। नुमान साहब एसएपी कॉर्पोरेशन जर्मनी, एसएपी कॉर्पोरेशन जर्मनी से एसएपी एफआईसीओ और एमएम सर्टिफाइड कंसल्टेंट है, जो एफआई के अंदर, सीओ के अंदर और एमएम के अंदर सर्टिफिकेशन की हुई है। नुमान साहब अ, 4 इम्प्लीमेंटेशन मलेशिया में, जैसे पेट्रोनस और मलेशियन एयरलाइन शामिल, और 3 इम्प्लीमेंटेशन पाकिस्तान में करा चुके हैं। ये आपके एसएपी के ट्रेनर जो आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराएंगे। जैसे आज जो हम सेशन ले रहे थे, आप लोगों को तो समझाना और आसान है क्योंकि आप लोगों ने एक सेशन भी ले लिया है। जैसे जैसे आज हमारा जो सेशन हो रहा था ना, अब इसके अंदर जो प्रैक्टिकल इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, प्रैक्टिकली कैसे टास्क परफॉर्म करना है, ये एरिया आपका नुमान साहब करेंगे। यानी मैं कॉन्सेप्ट करूंगा और नुमान साहब इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट। असल में देखिए, हम करते इसलिए, ये डायरेक्ट भी हम करा सकते थे नुमान साहब से, या मैं डायरेक्ट भी करा सकता था, मगर हम इसको इस तरह हमने 2 हिस्सों में ब्रेक किया हुआ है। क्योंकि एक साथ अगर हम सारी चीजें कराएंगे ना, आपको समझ नहीं आएगा। हम हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारा तरीका वो ये होता है कि पहले आपको कॉन्सेप्ट, उसकी कॉन्सेप्ट, लॉजिक, टेक्निक के ऊपर डिस्कशन करें। जब वो आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, साथ ही साथ आपकी उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कराते हैं, ताकि जो आपका यानी आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए और आपको समझ आ जाए कि बिल्कुल क्लियरिटी के साथ वो चीज समझ आ जाए। ठीक है ना। अगर आपको डायरेक्ट समझा दी जाएगा, क्योंकि वैसे तो बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी आज का कॉन्सेप्ट का आप में से बहुत सारे लोगों के लिए नया होगा। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है पुराना भी हो, मगर बहुत सारे लोगों के लिए नया भी होगा। मगर अब जब भी जीआरएन बनेगी, जब भी जीआरएन आएगी, तो आपके दिमाग में एक चीज आ जाएगी कि यार जीआरएन का मतलब, जैसे जीआरएन बनती है, एंट्री बनती है, सर एंट्री दिखाएं, सर एंट्री क्या बनेगी, और आपको ही पता होगा एंट्री ये बनेगी। ठीक है ना। अगर फर्ज करें किसी ने कहा करंट एसेट डेबिट नहीं होगा, एक्सपेंस डेबिट होगा, तो आप बोलेंगे नहीं भाई, करंट एसेट इसलिए करना जरूरी है। एक चीज और बता दूं, करंट एसेट डेबिट करना इसलिए जरूरी है, जो एक और कॉन्सेप्ट था, क्योंकि अभी स्टॉक खत्म नहीं हुआ है, स्टॉक रखा हुआ है, स्टॉक यूज नहीं हुआ है, स्टॉक आपके स्टोर में रखा। तो ये सारे वो कॉन्सेप्ट है जो आप लेके चलेंगे आगे। भाई, टेम्परेरी पेबल अकाउंट क्यों क्रिएट किया जा रहा है? टेम्परेरी पेबल अकाउंट इसलिए क्रिएट किया जा रहा है सर, क्योंकि इसके अंदर लाइबिलिटी जो है वो अभी हिट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी इनवॉइस नहीं आई है। तो ये सारे वो कॉन्सेप्ट है जो आप आगे लेके जाते हैं। ठीक है ना।
तो ये सारी चीजें आपको इस ट्रेनिंग के अंदर बताई जाएगी। दो ट्रेनर मिलकर आपको एसएपी की ट्रेनिंग कराएंगे। जो हमारे तीसरे ट्रेनर थे वासिफ हसन साहब, वासिफ हसन साहब टैक्स कंसल्टेंट है, ये आपकी टैक्स की ट्रेनिंग कराएंगे। अपनी टैक्स कंसल्टेंसी रन करते हैं, अपने अपना इनका टैक्स कंसल्टेंसी है जिसपे ट्रेनिंग। और जो हमारे चौथे ट्रेनर जिशान अहमद साहब, जिशान अहमद साहब माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एक्सेल कंसल्टेंट, एफएमवी सर्टिफाइड ट्रेनर है, पावर बीआई सर्टिफाइड कंसल्टेंट है। ये आपको क्विक बुक, पीसी टैली और एक्सेल की ट्रेनिंग कराएंगे। देखिए हमने इस ट्रेनिंग के अंदर चार कोर्सेज रखे हैं, जिसके अंदर एफआईसीओ, फाइनेंस कंट्रोलिंग कॉस्टिंग, इसकी ट्रेनिंग करा रहे हैं। EC6 और S4 हाना की भी ट्रेनिंग करा रहे हैं। तीन किस्म के यूजर होते हैं, एंड यूजर, सुपर यूजर, पावर यूजर। हम तीनों लेवल पे आपको ट्रेनिंग देंगे। सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं देंगे, साथ साथ आपको एक्सेस भी दिया जा रहा है, एसएपी का एक्सेस दिया जा रहा है, ताकि आप एसएपी पे सारे यानी जो एसएपी अभी मेरे पास चल रहा है, यही एसएपी आपके घर के कंप्यूटर पे चलेगा। यही एसएपी आपके घर के कंप्यूटर पे चलेगा। हम एफआईसीओ के अंदर आपको अकाउंट पेबल, रिसीवेबल, पेबल, बैंक, फिक्स एसेट, जनरल लेजर, इन सारे उसके ऊपर काम करेंगे। साथ ही साथ हम इसी के अंदर हमने ऐड की तीन और साइकिल, जिसके अंदर प्रोक्यूरमेंट टू पे साइकिल, एमएम मॉडल, जो हम आज इसकी लॉजिक्स देख रहे थे, कॉन्सेप्ट देख रहे थे, प्रोसीजर देख रहे थे। कल आप जब आपकी ऐसे भी क्लास होगी, इसकी आप प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो ये आपका एमएम मॉडल इसमें आता है। जो आपका सेकंड मॉडल है वह प्रोडक्शन मॉडल, पीपी मॉडल। प्रोडक्शन मॉडल के अंदर आप प्रोडक्शन की पूरी साइकिल, प्रोडक्शन का पूरा मैकेनिज्म वगैरह ये समझेंगे। इसी तरह होगा, पहले मैं कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन करूंगा, कॉन्सेप्ट लॉजिक देखेंगे, फिर आपको उसको सर उसकी फिर तीसरा आपका ऑर्डर टू कैश साइकिल, एसडी मॉडल। हम पेबल के बाद एसडी के ऊपर बात करेंगे, इसके अंदर भी ऐसे ही होगा, पहले आप कॉन्सेप्ट लॉजिक टेक्निक देखेंगे, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे एसएपी पे। तो ये तीन साइकिल भी ऐड कर दी गई है। ये वो कंपनीज है पाकिस्तान में जो एसएपी यूज कर रही है। हम आपको एसएपी के अंदर जो काम कराएंगे, पूरा उसके अंदर डिटेल, लेजर हो, पेबल हो, रिसीवेबल हो, जर्नल लेजर, कंट्रोलिंग, कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग वगैरह हर चीज शामिल है। और ये वो कंपनीज है पाकिस्तान में जो एसएपी यूज कर रहे हैं। आज भी मैं सुबह एक जॉब देख रहा था, एंग्रो नाम देखते ही मेरे जहन में आया। एंग्रो में आई हुई हेड ऑफ पेबल्स, हेड ऑफ पेबल की जॉब है। बहुत सारे लोग, इस्लामाबाद की जॉब है, बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, मगर उन्होंने एक कंडीशन डाली, ठीक है। आप में से अगर मैं बात करना शुरू करूं तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस जॉब के लिए एलिजिबल होंगे फॉर अप्लाई करने के, ठीक है। और भी बहुत सारे लोग होंगे आपके आसपास होंगे, इस ट्रेनिंग जब हो रही थी, जब भी बहुत सारे लोग इसमें अप्लाई करने के एलिजिबल होंगे। मगर इन्होंने एक कंडीशन डाली कि जो कैंडिडेट हो वो मस्ट बी लिटरेट विद एसएपी S4 हाना, यानी एसएपी S4 हाना का लिटरेट हो या एसएपी S4 हाना पे काम करना जानता हो, ठीक है ना। यानी उन्होंने कंडीशन ये रख दी कि हेड ऑफ पेबल, मगर एसएपी S4 आना जरूरी है। अब अगर किसी ने 10 साल, 15 साल, 20 साल एसएपी पेबल्स पे लगाया हो, वो इस पोजीशन के लिए 100% वो करता है। नहीं, तीनों मॉडल पे ट्रेनिंग नहीं होगी बस। अब आपको मैंने बताया भी कि वो साइकिल कराएंगे, मगर मॉडल ये वाला एफआईसीओ, ठीक है। तो वो अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ये ट्रेनिंग हेल्प करती है कि आपने वो जो गैप है आपका, वो आपको ये करेगी, ठीक है। ये वो कंपनीज है पाकिस्तान में जो एसएपी यूज कर रही है। इसमें फर्टिलाइजर, सीमेंट, पेट्रोलियम, फार्मास्यूटिकल, आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर, यानी आपको पाकिस्तान के हर बड़ा सेक्टर नजर आएगा इसको यूज करते। कोई ऐसा सेक्टर नहीं होगा जो एसएपी यूज नहीं करेगा, ठीक है। जो हमारा दूसरा ट्रेनिंग कॉर्पोरेट स्किल, कॉर्पोरेट स्किल के अंदर जैसे मैंने आपको कहा कि हम इन्हीं चीजों में कॉन्सेप्ट, लॉजिक, टेक्निक देखेंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट देखेंगे, कंट्रोल अकाउंट, सब्सिडी लेजर देखेंगे, इनके मैकेनिज्म देखेंगे, प्रोसीजर देखेंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट कैसे बनता है ये देखेंगे, फिर विदहोल्डिंग टैक्स के प्रोसीजर वगैरह, सेल टैक्स के प्रोसीजर, पेरोल कैसे काम होता है, इम्पोर्ट, इम्पोर्ट का किसी ने सवाल भी किया था, इम्पोर्ट कैसे काम करता है, लैंडेड कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की है, जीडी कैलकुलेशन कैसे होती है, ये सब हम कॉर्पोरेट स्किल्स के अंदर देखते हैं। थर्ड जो हमारा टैक्सेशन है, टैक्सेशन के अंदर हम सेल टैक्स और विदहोल्डिंग टैक्स, इसकी फाइलिंग, डेफिनेशन, टर्मिनोलॉजी, स्पेशल प्रोसीजर, टैक्स क्रेडिट, इनकम टैक्स रूल, ये अदर देन एसएपी है। यानी ऐसा नहीं कि एसएपी के वाले बात करो, ये आपने जो टैक्सेशन एरिया उसके ऊपर काम करेंगे अलग। इसके टैक्स कंसल्टेंट है जो आपको ट्रेनिंग करेंगे, इसमें फाइलिंग वगैरह सब कुछ शामिल है, ऑडिट, रिप्लाई वगैरह, ये हर चीज, टैक्स क्रेडिट, इनकम टैक्स रूल, विदहोल्डिंग टैक्स, ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग, एनआईआरएस, ये सब कुछ शामिल है टैक्सेशन के अंदर। इसके साथ साथ अगर बात करें तो आपका कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में पीसी, क्विक बुक, टैली, इसमें चार्ट ऑफ अकाउंट, वाचर, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, परचेस, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, असेंबली एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, पे रोल, रिकंसिलेशन, ऑडिट,
और ये सब कुछ शामिल है। हम आपको क्विक बुक पीसी टैली की भी ट्रेनिंग करा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्सेल 365 विद फाइनेंशियल मॉडलिंग। ये भी आपको ट्रेनिंग कराई जा रही है। फाइनेंशियल मॉडलिंग, एमआई सिस्टम, बिजनेस मॉड्यूल, पावरफुल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टूल, पावर व्यू, स्लाइसर, सिनेरियो मैजिक, एडवांस फार्मूलाज एंड फंक्शन, ये तमाम ट्रेनिंग आपको रियल लाइफ सिनेरियोज, रियल टाइम प्रोसीजर वगैरह ये सब कुछ शामिल है। रियल टाइम प्रोजेक्ट केस स्टडी भी ट्रेनिंग है। आईपीपीटी आपको एसएपी का कनेक्शन दे रहा है 6 मंथ के लिए, 6 महीने का कनेक्शन देगा विद आईटी सपोर्ट। प्रैक्टिकल प्रैक्टिस मटेरियल देगा, टीचर असिस्टेंस होगी ड्यूरिंग प्रैक्टिस। आपको लाइफ टाइम स्टूडेंट कार्ड दिया जाएगा ताकि आप लाइफ टाइम फ्री रिवीजन कर सकें। एक टॉपिक रिपीट करना है, पूरा ट्रेनिंग रिपीट करनी है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट रिपीट कर सकते हैं। इस ट्रेनिंग के बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस ट्रेनिंग के बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा विद इंडस्ट्री रिकमेंडेशन लेटर। वीकली बेसिस पे 250 से ज्यादा आपसे जॉब शेयर करेगा हमारा एचआर कंसल्टेंसी यूनिट, जिसको लीड करते हैं सलमान दाऊद करी साहब। फ्रीलांसिंग के अंदर बकायदा आपको हेल्प की जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी। फ्रीलांसिंग के अंदर आपको गाइड किया जाएगा, फ्रीलांसिंग फोरम के अंदर आपको रिसर्च किया जाएगा। तमाम हैंड आउट मटेरियल आपको आईपीपीटी प्रोवाइड करेगा, इंक्लूडिंग एसएपी का कंटेंट जो एसएपी कॉर्पोरेशन जर्मनी देता है, जिसकी पाकिस्तान में लाख सवा लाख रुपए कॉस्ट है। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ, ये ट्रेनिंग 4.5 महीने में हम ट्रेनिंग कराते हैं। 4.5 महीने का इसका टेन्योर है। 4.5 महीने की ट्रेनिंग है, और जिसमें आपको एसएपी कनेक्शन 6 महीने के लिए दिया जाता है। इसके अंदर हमने इसको डिवाइड किया है। हम महीने में हफ्ते में 3 दिन, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 7:45 टू 9 PM आपका ऐसे कॉर्पोरेट स्किल और टैक्सेशन होगा। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आपका कॉर्पोरेट स्किल और टैक्सेशन होगा। नेक्स्ट जो 2 महीने, ये 2.25 महीने आपके बचते हैं, उसमें आपकी कंप्यूटर अकाउंटिंग, इसमें क्विक बुक, पीसी टैली और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शामिल है। वो अगेन 7:45 टू 9 PM आपकी होगी। और इसका टाइमिंग भी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 7:45 टू 9 PM होगा। एसएपी जो है वो आपका, वैसे तो हमारा 11 से 5 तक की स्लॉट होती है। 11 से 5 की स्लॉट होती है, उसमें 2 घंटे की टाइमिंग होती है। आपकी जो स्लॉट है वो 3 से 5 है। अभी हम ओपन इसलिए रखते हैं, अब अगर आप में से किसी को सूट नहीं करती 3 से 5 वाली स्लॉट, तो वो किसी और स्लॉट में इसको शिफ्ट करा सकता है। ठीक है ना, अपना अपना बैच जो है किसी और के साथ शिफ्ट करा सकता है, मसला नहीं होता, मगर वो मंथली बिटवीन 11 to 5 PM। ठीक है ना। ये जब आपको ट्रेनिंग करा रहे हैं, ट्रेनिंग एक एक पॉइंट पे, एक विंडो पे तो नहीं ऑफर करता कोई, मुख्तलिफ विंडो से आपको करनी पड़ेगी, मुख्तलिफ कोर्सेज करने पड़ेंगे, मुख्तलिफ जगहों से करना पड़ेगी। और अगर इसकी एक्यूमुलेटेड कॉस्ट देखिए तो 2.5 लाख से 5.5 लाख तक की आपको कॉस्ट पड़ती है। आईपीपीडी इस वक्त डिस्काउंटेड पैकेज में आपको करा रहा है। अगर आप वन गो में फी पे करते हैं, तो हम जो फी ऑफर कर रहे हैं इस वक्त 25,000 लमसम आप वन गो पे करते हैं। 25,000 में सारी ट्रेनिंग, हैंड आउट मटेरियल, सर्टिफिकेट, रिकमेंडेशन लेटर, कनेक्शन, ईच एंड एवरीथिंग आपको 25,000 में लमसम में आप ऑफर कर रहे हैं। अगर आप इसको इंस्टॉलमेंट में देना चाहते हैं, आप इंस्टॉलमेंट में देना चाहते हैं, हम इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। इंस्टॉलमेंट पैकेज जो है हमारा 10,000 × 4, 10,000 की एक इंस्टॉलमेंट, 4 इंस्टॉलमेंट आप पे करेंगे, 40,000 रुपए इंस्टॉलमेंट में देंगे। मजीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, www.ibpd.com.pk, और हमें विजिट कर सकते हैं। हमारा ऑफिस एड्रेस बहरिया स्ट्रीट, इकबाल ब्लॉक, बीआईसी डिपार्टमेंट, नेशनल स्टेडियम रोड। और अरशद कानी साहब का ये नंबर है, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, इनसे डिस्कशन कर सकते हैं, इनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और जो लोग कराची से बाहर है, अरशद कानी से अपना बात करके एडमिशन प्रोसेस कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग के बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये सर्टिफिकेट का एक स्टेप शॉट है जो हमने इशू किया है, रियल सर्टिफिकेट है जो हमने हमारे एक स्टूडेंट उनको इशू किया है। और ये करंट सर्टिफिकेट है, यानी पिछले महीने हमने इनको इशू किया, ये वो सर्टिफिकेट है। और ये रिकमेंडेशन लेटर, ये रिकमेंडेशन लेटर इसलिए दिया जाता है कि आपकी सीवी को सपोर्ट करता है। सीवी का आपका एक सपोर्टिंग एविडेंस होता है, बुलेट पॉइंट होता है, स्किल्स पॉइंट होते हैं, आपके लिंक्डइन प्रोफाइल के पॉइंट होते हैं, आपकी फेसबुक प्रोफाइल के। आपने अगर टिकटॉक पे तो नहीं सीवी डाल रहे अभी तक, क्या हो सकता है डालना शुरू हो गया, तो मुझे नहीं पता। मगर जो भी आपकी अगर कोई जॉब पोर्टल वेबसाइट है, वहां पे आप डालते हैं सारे बुलेट बुलेट पॉइंट, वहां पे मेंशन किए जाते हैं। आपने अपनी सीवी के ऊपर ऐड करने होते हैं। अपने जो अपने रिक्रूटर होते हैं उनको आप भेजते हैं। आप अपने जो आपने अप्लाई किया होता है जिन कंपनी में, उनमें सीवी के साथ, कवरिंग लेटर के साथ ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट विद रिकमेंडेशन लेटर भेजते हैं। तो इसका आइडिया होता है, जैसे मैंने भी आपको एक जॉब बताई पेंगरो के अंदर, हेड ऑफ टेबल के, आप सर्च कर सकते हैं। अगर आप उससे अप्लाई करेंगे तो आप ये रिकमेंडेशन लेटर जब भेजेंगे, तो आपको ऑब्वियसली वहां से एक अच्छा रिस्पॉन्ड या फीडबैक आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होंगे। ठीक है। ये एक छोटा सा एक ओवरव्यू था। डिटेल डेमो में आपसे शेयर करूंगा क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है, मैंने क्लास लेनी है। अगर किसी को जल्दी से सवाल करने हैं, तो मुझसे 1-2 मिनट सवाल कर लें, मैं आपको जवाब दे देता हूँ। डिटेल डेमो में आपको इंशाल्लाह आपके नंबर पे यानी
फॉरवर्ड कर दूंगा, तो वो भी आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। अगर किसी ने कोई सवाल करना है तो मैं माइक भी ओपन कर रहा हूँ, आप मुझसे सवाल कर लें, फिर मैं इंशाल्लाह उसको जवाब दे देता हूँ। जल्दी करें, मेरे पास टाइम कम है। देखिए, हम आपको FICO मॉडल करा रहे हैं, फाइनेंस कंट्रोलिंग कॉस्टिंग, मगर इसको सपोर्ट करने के लिए क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो परचेज से होती हैं, स्टोर से होती हैं, इसलिए हमने प्रोक्यूरमेंट टू पे साइकिल रखा है, ऑर्डर टू कैश साइकिल रखा है और प्रोडक्शन साइकिल रखी है। मगर जो मॉडल हम करा रहे हैं वो FICO। आप देखिए, ये पूरी ट्रेनिंग है ना, अब आप इसमें टैक्सेशन करेंगे भी तो आप ये कर सकते हैं। ये सारी ट्रेनिंग एक ही है। आप टैक्सेशन भी कर सकते हैं और SAP भी कर सकते हैं, ये सब सब आप एक ही विंडो पे करेंगे। ये पूरी एक ट्रेनिंग है। वो आप अरशद कैनी साहब का नंबर है, उनसे बात कर लीजिएगा, वो आपको फर्दर गाइड कर देंगे। वही तो मैं बता रहा हूँ, वो अरशद कैनी साहब से कांटेक्ट करिए, वो आपको फर्दर गाइड करेंगे कि क्या आपने करना होगा उसके लिए, ठीक। ये आपकी स्क्रीन पर नंबर आ गया अरशद कैनी साहब का, इसको कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और कोई सवाल प्लीज। चले, अब फर्दर डिस्कशन आप अरशद कैनी साहब से कर लीजिएगा, अगर आपने कोई सवाल करना है। तो मैं आज यहीं तक रखूंगा इंशाल्लाह, मुझे मेरी क्योंकि बैक टू बैक क्लासेस जैसे मैंने आपसे कहा। तो इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।